हेलो एवरीवन, दिस इज एकता रसोगी। वेलकम बैक टू अपनी दिनशाला। आगे का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2016 के पेपर से, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल ऑफ एन आर्टिकल इज। एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम है एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, फेयर्स, मेला, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? विज्ञापन, यानी कि वे ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक वे है, राइट? आप सबको पता है। देखिए, मार्केटिंग यानी बिजनेस सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी देने का एक साधन होता है एडवर्टाइजमेंट, राइट? तो इससे क्या हो जाता है? बिजनेस की गुडविल बढ़ जाती है, कंज्यूमर को शिक्षित किया जा सकता है, उसको सावधान किया जा सकता है, सेल्स में बिक्री में बढ़ोतरी हो जाती है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके एडवर्टाइजमेंट से। जो कंज्यूमर है उनको जानकारी मिल जाती है। तो बेस्ट वे होता है आपका किसी भी आर्टिकल की सेल्स को बढ़ाने का। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या है? बेस्ट वे है। तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रोपोगेटेड बाय। उद्देश्य के द्वारा प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया गया था। किसके द्वारा? देखिए, हेरोल्ड कुंटज के द्वारा, रैल्फ डेविस के द्वारा, एच.एल. गेंट के द्वारा, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। देखिए, जो इसका राइट आंसर है पीटर एफ ड्रकर है। एमबीओ आपका यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ किसके द्वारा दिया गया है? पीटर एफ ड्रकर के द्वारा 1954 में दिया गया है। ठीक है, उनकी बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो संस्था के उद्देश्य है ना, वो इतने स्पष्ट होने चाहिए कि जो कर्मचारी हैं और जो प्रबंधन है, उन दोनों के बीच में स्पष्ट उद्देश्य हो, और जो लोग हैं आपस में कार्य इस तरह से करें कि कार्य का निष्पादन तो बहुत गुणवत्ता से हो, और उनके बीच में जो है कभी टकराव की स्थिति ना हो। तो इस तरह से इन्होंने ये बात कही है कि एमबीओ क्या बताता है? आपको उद्देश्य को बताता है, और उद्देश्य के द्वारा काम करने को, स्पष्ट तरीके से काम करने को कहता है। ठीक है, तो पीटर एफ ड्रकर ने बताया है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए, एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट्स टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। एक अंकेक्षक मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश यानी नकदी का दुरुपयोग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स यानी सामग्री का दुरुपयोग, फ्रॉड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेखा पुस्तकों में धोखाधड़ी, ऑल ऑफ द अबव उपर्युक्त सभी। देखिए, जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर आपका यही तीन तरीके की जो आपकी फ्रॉड दे रखी है, इन तीनों तरीके की फ्रॉड्स को पता लगाने का कार्य करता है। ठीक है, अब ये फ्रॉड्स किस तरह से होती हैं? देखिए, कैश का मिस एप्रोप्रिएशन कैसे हो सकता है? नकदी का दुरुपयोग इस तरह से हो सकता है। देखिए, जो बड़ी बड़ी फर्म होती है ना, उनमें तो कॉमनली हो जाता है। कैसे? क्योंकि वहां पर क्या होता है, रिसीप्ट जो होती है, रिसीप्ट को कम करके दिखा दिया जाता है, यानी जितनी भी रिसीव हो रही है कैश की, उसको कम करके दिखा दिया जाता है, जितनी पेमेंट्स हैं उनको ज्यादा करके दिखा दिया जाता है। तो इस तरह से नकदी का दुरुपयोग कर दिया जाता है, तो उसको चेक करता है ऑडिटर। सामग्री का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है? देखिए, उसको किया जा सकता है कि जब ये जो होती है ना, ऐसी गुड्स होती हैं जो साइज में तो बड़ी होती हैं बट प्राइसेस में कम होती हैं, तो ऐसे नहीं, सॉरी, प्राइसेस में बड़ी होती है, साइज में छोटी होती है, तो तब उनके साथ में क्या हो जाता है? उनके साथ में दुरुपयोग किया जा सकता है सामग्री का। ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन किया जा सकता है, यानी गायब कर दिया, है ना, कम दिखाई, नंबर ऑफ आइटम्स कम दिखाए, तो इस तरह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो सकता है, तो उसकी जांच करता है ऑडिटर। फिर एक होता है आपका लेखा पुस्तकों में धोखाधड़ी। ये कौन कर सकता है? ये टॉप मैनेजमेंट वाले लोग जो होते हैं ना, टॉप मैनेजमेंट वाले, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे? कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? अपने अकाउंट्स में धोखाधड़ी कर देते हैं, यानी मैनिपुलेशन कर देते हैं। तो उसको भी कौन चेक करता है? ऑडिटर चेक करता है कि सही लिख रखा है या गलत लिख रखा है। तो ये तीनों तरीके के जो फ्रॉड होते हैं उनको कौन चेक करता है? आपका ऑडिटर चेक करता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑल ऑफ द अबव। राइट, ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट पे चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इविल ऑफ द मनी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की सामाजिक बुराई नहीं है? व्यापार चक्र, ठीक है, कपट, हत्या और भ्रष्टाचार, इनमें से क्या नहीं है? देखिए, मनी जो होती है उसके तीन तरीके की बुराइयां होती हैं। तीन तरीके की बुराइयां आपकी होती हैं: आर्थिक, सामाजिक, नैतिक। आर्थिक में हो जाती है आपकी व्यापार चक्र, मुद्रास्फीति, अति पूंजीकरण, मूल्य स्थिरता में कमी और वर्ष संघर्ष।
वर्ग का संघर्ष, ठीक है। और आपकी हो जाती है सामाजिक वाली, जैसे कि आपका कपट, शोषण करना, हत्या, भ्रष्टाचार और सामाजिक प्रतिष्ठा की तरफ भागना, ये सारी हो जाती हैं आपकी सामाजिक। और नैतिक हो जाती है जैसे लालच करना और ह्यूमैनिटी के विरुद्ध काम करना, ये सारी हो जाती है नैतिक, ठीक। तो यहाँ आप देखो अगर, तो ट्रेड साइकिल जो है, व्यापार चक्र आपका आर्थिक वाले में आता है, ना कि आपके सामाजिक वाले में आता है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल आपका क्या है, इकोनॉमिक वाली है, ठीक है, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक बुराई है, ठीक है। फ्रॉड, मर्डर और करप्शन, ये तीनों की तीनों सामाजिक वाली हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, निम्नलिखित में से कौन सा अपकरण की माप नहीं है। स्क्यूनेस नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, मीन डेविएशन नहीं है, रेंज नहीं है। देखिए जो मेजर मैंने आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताया है आपको, एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर बताया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो पूरी श्रेणी होती है उसका पहले आप मीन निकालते हो, और मीन से जो वैल्यू होती हैं, यानी एक एक वैल्यू का अंतर निकाला जाता है, यानी विचलन निकाले जाते हैं, और फिर उनका माध्य निकालकर आपको उस माध्य को कहा जाता है आपका डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन जो होता है एक तरीके से जो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट, एक होते हैं एब्सोल्यूट, ठीक, और एक होते हैं आपके रिलेटिव, ठीक। एब्सोल्यूट में आ जाते हैं आपके रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी, राइट, ये हो जाते हैं आपके एब्सोल्यूट। रिलेटिव में इन्हीं का कोफिशिएंट हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोफिशिएंट ऑफ एमडी, ठीक है। तो जितने भी कोफिशिएंट वाले हैं वो तो रिलेटिव हो जाएंगे, और एब्सोल्यूट वाले हो जाते हैं आपके ये रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी। यहाँ इसका मतलब ये हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका मानक विचलन, माध्य विचलन, विस्तार, ये तो होते हैं आपके डिस्पर्जन की मेजर। बट स्क्यूनेस क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना कि आपका डिस्पर्शन। तो राइट आंसर यहाँ हो जाता है स्क्यूनेस, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, इन इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज कॉल्ड। भारत में अंतिम ऋणदाता को कहा जाता है, कौन होता है अंतिम ऋणदाता। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, आरबीआई होता है, नाबार्ड होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। देखिए आरबीआई होता है, आरबीआई को कहा जाता है आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जब बैंकों को ऋण की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं बैंक्स के पास, तो किसके पास जाते हैं, वो आरबीआई के पास जाते हैं, ठीक है। और वो अंतिम ऋणदाता वही होता है आरबीआई, ठीक। चलिए अच्छा एक बात बताइए, आरबीआई कब बना था, कब बना था, 1 अप्रैल 1935 में बना था, अंडर द एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 बना था, ठीक है। अच्छा नेशनलाइज कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। अच्छा ये बताइए आप, इसके गवर्नर कौन है अभी करंट, गवर्नर कौन है, ये कमेंट करके बताइए मुझे अभी, ठीक। गवर्नर कौन है आरबीआई के, ये लोग आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय, भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग द्वारा, इंडियन प्लानिंग बोर्ड द्वारा, नीति आयोग द्वारा, नीति प्लान पैनल द्वारा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा। नीति का फुल फॉर्म क्या है, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन आपका आया था 1950 में, और ये नीति आयोग कब आया है, 1 जनवरी 2015 में आया है, 2015 में,
ठीक, ये किसने दिया है आपका, ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा नीति आयोग बनाया गया है। ये जो इसकी काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल, उसको चेयर कौन करता है, उसको चेयर करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में भी आंकड़ों का वर्गीकरण हो सकता है किस तरह से। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हो सकता है 4 तरीके से आपका, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल यानी समय के हिसाब से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो भौगोलिक का मतलब होता है आपका ज्योग्राफिकल, जैसे कि एरिया हो गया, प्लेस हो गया, जैसे आपका सिटी है, ठीक है, स्टेट है और कंट्री है, ये ज्योग्राफी के हिसाब से। ठीक है, तो वो तो हो गया आपका भौगोलिक। ठीक, फिर एक होता है आपका क्रोनोलॉजिकल, यानी कि समय के हिसाब से, समय अनुसार। कौन सा हो जाता है, क्रोनोलॉजिकल। ठीक, ये होता है टाइम के बेस्ड पर। टाइम यानी कि जैसे कि आपका हो गया जैसे ईयर, मंथ, ठीक, और आपका हो जाता है वीक, वीक। ठीक, ये हो जाते हैं आपका क्रोनोलॉजिकल, टाइम के हिसाब से, समय अनुसार। और क्वालिटेटिव, गुणात्मक, गुणात्मक जैसे कि आपका हो जाएगा क्या, गुण हो जाते हैं ना, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटी है ना, इनोसेंट, और आपका जैसे हो गया इंटेलिजेंट, ये सब हो गए आपकी क्वालिटी। और क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, जिसको नंबर्स में लिखा जा सकता है, जैसे कि हाइट, ठीक, और वेट, ठीक, और क्या हो सकता है, इनकम, ठीक, और प्राइस। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं आपकी, क्वांटिटेटिव हो जाती हैं। और ये तो मैंने बताया था आपको, क्या हो सकता है, जैसे सिटी है ना, स्टेट और कंट्री, राइट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, तो इस तरह की हो सकती हैं आपकी। तो ये 4 तरीके के होते हैं, तो ये तो तीनों तो इसी में इंक्लूड होते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बनाने का, तैयार करने का एक आधार है क्या। देखिए, ट्रायल बैलेंस को बनाने का आधार तो होता है आपका लेजर, खाता बही। खाता बही बनाया जाता है जिसमें अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं बहुत सारे, और अकाउंट्स को इकट्ठा उनका बैलेंस लिया जाता है, और बैलेंस को कहाँ जाया जाता है, ट्रायल बैलेंस में बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस क्या करता है, आपका गणितीय शुद्धता बताता है। ठीक है, अकाउंट्स की गणितीय शुद्धता बताता है, और जैसे डेबिट और क्रेडिट मैच करना चाहिए, तभी पता चलता है आपका कि अकाउंट्स आपके मैच कर रहे हैं, सही है। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाता है बी, लेजर। नेक्स्ट पे चलते हैं, खाता भाई। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स इन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन, सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है प्लानिंग, नियोजन में, डिसीजन मेकिंग में, फोरकास्टिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में। देखिए, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, देखिए जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय करना, उसका मतलब ही ये होता है कि 2 या 2 से अधिक जो आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं, उनमें से बेस्ट को चुन लेना ही आपका डिसीजन मेकिंग होता है, उसी की प्रक्रिया है आपकी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव क्या कहलाता है, इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, किसमें है आपका, ये डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहले क्या करते हो आप, प्रॉब्लम को, समस्या को पहले आप डिफाइन करते हो, है ना, फिर उससे रिलेटेड कलेक्शन करते हो इन्फॉर्मेशन का, फिर उसको जांचते हो, ठीक, फिर प्रॉब्लम्स का एनालाइज करते हो, फिर जो विकल्प चुनते हो, विकल्प में भी बेस्ट जो होता है, उस विकल्प को, बेस्ट को चुन लेते हो आप, फिर उस डिसीजन को लेते हो जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ ये प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में से आपसे एक स्टेप पूछा गया है, राइट आंसर हो जाता है डिसीजन मेकिंग का एक स्टेप है आपका सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हाथोन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय, हाथोन परीक्षण इनके द्वारा किए गए, जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा, जॉर्ज एलिजाबेथ मेयो, या जॉर्ज एजन मेयो, जॉर्ज मेयो के द्वारा। देखिए, जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा 1927 से लेके 1930 के बीच में करवाया गया था, एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर, जहां पर ये हॉथॉर्न सिटी थी, एक हॉथॉर्न सिटी जहां पर शिकागो की, वहां पर जगह थी, हॉथॉर्न नाम की जगह थी, वहां पर करवाया गया था, जहां पर मजदूरों पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, लाइटिंग शाइटिंग चेंज करके, थोड़ा माहौल में चेंजेस करके, फिर उनके बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बिहेवियर उनका कितना चेंज होता है।
ठीक है, तो ये है राइट आंसर आपका जॉर्ज एल्टन मेयो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है किस चीज की? प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों की, अंतिम लेखों की पुस्तकों की, आर्थिक चिट्ठे की, या उपरोक्त सभी की? देखिए भाई, वाउचिंग के अंदर तो आपके बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की ही चेकिंग की जाती है। क्यों की जाती है? देखिए, वाउचिंग क्या किया जाता है, वाउचिंग होती है आपके वाउचर्स क्या होते हैं पहले तो देखिए, वाउचर्स होते हैं आपके जो प्रमाणक, ठीक है, जो प्रमाण करते हैं आपकी कि आपने अपनी ओरिजिनल एंट्री जो बुक है उसमें जो लिखा है और वाउचर है दोनों में सेम सेम लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, ये चीज को चेक करना वाउचिंग हो जाता है आपका। ठीक है, और वाउचर्स होते हैं आपके, वाउचर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इनवॉइस हो जाता है, इनवॉइस, ठीक है, आपका बिल हो जाते हैं, ठीक है, बैंक की स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, ठीक, और क्या हो जाता है? डेबिट नोट, डेबिट नोट्स हो जाते हैं, क्रेडिट नोट्स जितने भी हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? आपके वाउचर्स कहलाते हैं। क्या हो जाते हैं? वाउचर्स हो जाते हैं। और ये एक प्रमाणक होते हैं, एक एविडेंस का काम करते हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपके ओरिजिनल एंट्री में आपको चेक किया जाता है कि इनमें आपने जो लिखा है वो सब सेम लिखा है या गलत लिखा है, अलग लिखा है। तो ये यही इन्हीं चीजों को चेक करना क्या कहलाता है? आपका वाउचिंग कहलाता है। इन्हीं को चेक करना, चेकिंग करना क्या कहलाता है? वाउचिंग कहलाता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट पे चलें। द फुल फॉर्म ऑफ CIF इज, CIF का पूर्ण प्रारूप क्या है भाई? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्लाइट, कंपनी इंश्योरेंस फ्रेट, कंपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेट। राइट आंसर इज कंपनी, नहीं सॉरी, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? ए। देखिए, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट ये क्या है? एक टर्म है इंटरनेशनल ट्रेड का, जिसमें आपका जैसे जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है शिपमेंट के द्वारा, ठीक है, मैरी टाइम शिपमेंट के द्वारा जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो जो सेलर है वो क्या करता है? ये कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट की क्या करता है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जब तक माल को लोडिंग नहीं की जाती तब तक की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किस चीज की? इंश्योरेंस की, कॉस्ट की और फ्रेट की। ठीक, तो ये टर्म उससे रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म है आपका कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स, समन्वय में शामिल होता है क्या? फोरकास्टिंग होता है, यूनिटी ऑफ पर्पस होता है यानी उद्देश्य की एकता, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ होता है, स्टाफ का चयन, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी होता है। देखिए, फोरकास्टिंग आप बात करें तो पूर्वानुमान, ये आपका प्लानिंग से रिलेटेड होता है। किससे होता है? प्लानिंग से होता है। राइट, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ ये किससे होता है भाई? स्टाफिंग से रिलेटेड होता है। तो बचा क्या? ये भी नहीं हो सकता आंसर, बचा ये आपका यूनिटी ऑफ पर्पस, उद्देश्य की एकता। अब समझते हैं क्यों हो सकता है ये यूनिटी ऑफ पर्पस, क्यों हो सकता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, हमें पता है। और कोऑर्डिनेशन करना, जब आप जो उद्देश्य हैं आपके, जो विभिन्न कार्य होते हैं उनको एक उद्देश्य के लिए विभिन्न कार्यों को समन्वित करना, आपका क्या हो जाता है? आपका समन्वय कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो उद्देश्य की एकता तो बनाकर रखनी होगी आपको। एक ही उद्देश्य होगा तभी तो समन्वय बनाया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, पूरे जो आपका बिजनेस है उसमें मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं, उनको एक ही तरीके से काम कराने के लिए, उनमें समन्वय बैठाने के लिए उद्देश्य की एकता तो बनानी पड़ेगी, उनमें एकता तो लानी पड़ेगी एक उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर यूनिटी ऑफ पर्पस। ये पता नहीं मैंने क्यों बना दिया, चलिए ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, एवरी कंपनी हैज टू फाइल विद रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ, प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित की एक प्रति दाखिल करनी होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद तंत्र नियम की, प्रोस्पेक्टस विवरण की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम की, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है ना आपका, किसका? कंपनी के लिए, एक सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी को MOA देना पड़ता है रजिस्ट्रार के यहाँ। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? चार्टर कहा जाता है भाई।
क्या कहा जाता है, चार्टर कहा जाता है, ठीक है। और ये लाइफ गिविंग सर्टिफिकेट होता है आपका, किसका, कंपनी के लिए, ठीक। इसके अंदर उद्देश्य होते हैं, पूंजी लिखी होती है, ठीक है, और मेन हेड ऑफिस का नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बनाना। इसीलिए मैं एमओए क्या है, आपका राइट आंसर यहाँ पर, एवरी कंपनी हैज टू फाइल विद रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ एमओए, ठीक है, एमओए राइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज, अदत्त व्यय खाता है क्या, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्या होता है बताइए। देखिए बता चुकी हूं मैं पहले भी आपको, बताइए चलिए जल्दी से। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अदत्त व्यय, ऐसे व्यय जिनके लिए आपने काम तो करवा लिया है, ठीक है, उनकी सेवा तो ले ली है, मगर उसके लिए भुगतान नहीं किया है, ठीक, जैसे मजदूरी है ना, वेतन है, वेतन देना, ठीक है, और आपका किराया है, ये सारी चीजें जो है आपने करवा ली हैं, मगर आपने जो है उसको भुगतान नहीं किया है। तो ये जो भुगतान प्राप्त करने वाला बंदा जो है उससे रिलेटेड है, उस पर्सन से रिलेटेड है, प्रतिनिधित्व कर रही है उसका, तो इसलिए ये प्रतिनिधित्व खाते से रिलेटेड हो जाती है, पर्सनल अकाउंट हो जाती है आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ऐड कर देते हैं इसको, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिखा जाता है, ऐड कर देते हैं जो इससे रिलेटेड आपका एक्सपेंसेस होता है उसमें, ठीक। और फिर बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम इसको लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं, क्योंकि लायबिलिटी है ना भाई, अभी हमने भुगतान नहीं किया है ना, तो इसलिए इसको लायबिलिटी में लिख देते हैं, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो इन एग्रीकल्चर, कृषि में श्रम की उत्पादकता कम है, बिल्कुल यही बात सच है, बिल्कुल सच बात है कि लेबर प्रोडक्टिविटी कम है एग्रीकल्चर में। लैंड होल्डिंग साइज इज बिग, जोतों का आकार बड़ा है, नहीं। गवर्नमेंट प्रोक्योर्स द होल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, समस्त कृषि उपज का संग्रहण सरकार करती है, नहीं ऐसा तो नहीं है। ऑल ऑफ द अबव, क्या सभी सही है, नहीं। तो देखिए यहाँ ये दो तो गलत ही आ रहे थे हमारे, है ना, तो ऑल ऑफ द अबव तो सही हो ही नहीं सकता, यहाँ ये वाला सही है कि लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखिए, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डू नॉट इंक्लूड, विज्ञापन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है, देखिए इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर, ग्राहकों को सूचना देना, बिल्कुल हम सूचना देते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं तो। चेंजिंग एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, बिल्कुल हम एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। आप लोग किसी चीज को पहले क्या समझते हो, गलत समझते हो, फिर देखते हो कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट आया है, बिल्कुल सही लग रही है चीज, आप खरीद लेते हो जाके, तो चेंज होता है ना एटीट्यूड में। मेकिंग एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करना, एडवर्टाइजमेंट का काम होता है मनोरंजन करना, नहीं, देखिए ये वाला नहीं है। डेवलपिंग अवेयरनेस, बिल्कुल जागरूकता बढ़ाना, बिल्कुल ये भी होता है। तो यहाँ पर नॉट इंक्लूड, एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव नॉट इंक्लूड, यही आंसर हो जाएगा, मेकिंग एंटरटेनमेंट, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल एक पुस्तक है किस चीज की, फर्स्ट एंट्री की, पहली प्रविष्टि की, ओरिजिनल एंट्री की, डेट वाइज एंट्री की, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ये सारी चीजें इसकी सही हैं। फर्स्ट एंट्री की भी होती है, यानी आपकी ओरिजिनल एंट्री की भी होती है, और डेट वाइज एंट्री की भी होती है, क्रोनोलॉजिकल तरीके से करते हैं ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं, देखो classification on the basis of income, production, weight etc is known as, आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित वर्गीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव, कॉन्टिन्यूअस या क्वालिटेटिव। अभी मैंने बताया था ये आपको इसी क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग इसका जवाब देंगे, जल्दी बताइए, मैं वेट कर रही हूँ, चलिए बताइए। इनकम, वेट, प्रोडक्शन, देखिए मैंने बताया था ना कि ये आपका जब नंबर्स में बताया जा सकता है, इनकम को भी, प्रोडक्शन को भी, वेट को भी, तो ये कौन से हो गए, क्वांटिटी को बताने वाले हो गए, क्वांटिटी, ठीक है, तो क्वांटिटी को बताने वाले हो गए, ये हो गया राइट आंसर इसका बी, ठीक है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए द पार्टनर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट, एक पंजीकृत फर्म के साझेदार वाद प्रस्तुत कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर पार्टनर्स ऑफ रजिस्टर्ड फर्म, देखिए फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो वो कर सकती है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बात तो ये कि अंडर द एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है। मगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करा रखी है तो आप कोई बात नहीं कर सकते, कोई केस नहीं लड़ सकते हो। अगर आपने रजिस्टर्ड करा रखी है तो आप सू कर सकते हो अपने अगेंस्ट द फर्म के विरुद्ध कर सकते हो, अन्य साझेदारों के विरुद्ध कर सकते हो, तृतीय पक्ष के विरुद्ध कर सकते हो, मतलब सबके लिए कर सकते हो भाई। बट उसके लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको, ठीक है। रजिस्टर्ड हो नहीं और खाली पीली अगर करना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Next question, on the admission of a new partner, the increases in the value of an asset is credited to। नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को, ये जो में है ना, ये में इधर में है, ठीक है, ओके। संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। किसमें? देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एसेट अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पुनर्मूल्यांकन खाते में। देखो भाई, न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है या डेथ हो जाती है या फिर वो छोड़ के चला जाता है, तब उस समय पर क्या होता है, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, ठीक। अब उस समय पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनता है तो जब एसेट्स में रिवैल्यूएशन हो रहा है, एसेट्स हो या लाइबिलिटीज हो, एसेट्स आपकी बढ़ रही हैं और लाइबिलिटीज आपकी घट रही हैं, तो क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अगर आपकी एसेट्स घट रही हैं और लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, ठीक। इतना सा फंडा रहता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन चीजों को, जो छोटी छोटी बातें मैं बताती हूँ ना, इनको आप एक नोटबुक रखा करें अपने पास और उनको लिख लिया करें, ठीक है, काम आएंगी आपके। चलिए राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पर्संस पर। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की संख्या प्रति। क्या होता है ये तो सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा इस यूनिवर्स के। क्या है राइट आंसर? स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर को ही कहा जाता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है, राइट। चलिए राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट पे चलते, देखिए अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस। किस लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जा सकता? आप ही बताइए मुझे। एक समान अगर लागत है किसी दो देश की, ये इंडिया है और ये जापान है, ठीक है, यहां 100 रुपए की रेट है किसी चीज की, ठीक। वीट अगर इंडिया में भी 100 है और जापान में भी 100 है, ठीक, तो क्या व्यापार हो सकेगा? नहीं हो पाएगा भाई। यहां भी 100 रुपए की चीज है, यहां भी 100 रुपए की चीज है, तो क्यों व्यापार करेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यही पूछा है, अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस। नहीं होगा भाई, समान अगर रेट होंगी तो फिर क्यों करेंगे हम? बिल्कुल भी नहीं करने वाले। कंपैरेटिव, तुलनात्मक होंगी कि मान लिया अगर यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 100 है तो बिल्कुल करेंगे हम कि भाई यहाँ पर अगर 80 है तो जापान क्या करेगा, यहाँ से सामान करेगा, इंपोर्ट करेगा, फिर अपने यहाँ पर उसको बेचेगा, बिल्कुल होगा, ट्रेड होगा, एब्सोल्यूट पे भी होगा। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल नहीं हो सकता। राइट आंसर इस हो जाएगा यहाँ पर इक्वल। देखो मैंने सब पे गोली लगा दी तो इसको हटा देते हैं, वेट, ओके। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इक्वल, यानी ए। इक्वल हो जाएंगे अगर रेट्स तो नहीं हो सकता है ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ। वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है क्या? बताइए। समराइजिंग, संक्षेपीकरण की, क्लासिफाइंग वर्गीकरण की, रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन करने की, या इंटरप्रेटिंग यानी निर्वचन करने की? बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था रिकॉर्डिंग जो होती है वो होती है आपकी जर्नल में, ठीक। फिर हम करते हैं क्या, क्लासीफाई, अकाउंट्स को क्लासीफाई करते ना, LEDGER, लेजर में करते हैं। फिर हम करते हैं
समराइज, समराइज कहाँ करेंगे भाई? समराइज करते हैं हम ट्रायल में, ठीक है, ट्रायल में क्या करते हैं हम? समराइज करते हैं। तो लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ classifying is the right answer. Transferring entries from journal to ledger account is commonly known as, रोज नामचे से खातों में स्थानांतरण को सामान्यतः कहा जाता है क्या? रिकॉर्डिंग कहा जाता है, अभिलेखन, ट्रांसफरिंग यानी अंतरण, पोस्टिंग खतौनी, एंटरिंग प्रविष्टि। देखिए, आपका जो जर्नल से लेजर में ट्रांजेक्शन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? पोस्टिंग कहते हैं, खतौनी, ठीक है। अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं हम उसमें, उसको पोस्टिंग कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर? किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है? डुओपोली यानी दो अधिकार में, परफेक्ट मार्केट पूर्ण बाजार में, ओलिगोपोली अल्पाधिकार में, या मोनोपोली एक अधिकार में? क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलिगोपोली। क्यों होगा? अल्पाधिकार। इसलिए ओलिगोपोली जो होता है आपका, एक मार्केट डोमिनेटेड बाय फ्यू सेलर्स इसको डोमिनेट करते हैं, इस मार्केट को। मगर इस मार्केट का बहुत बड़ा भाग जो है ना इनके थ्रू ही कंट्रोल होता है, ठीक है। ये होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट हैं वो एक जैसे से होते हैं सभी बेचने वालों के, सेलर्स के, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक है, ठीक, सीमेंट है, ये सेम से होते हैं ना सबके। तो सेम ही प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, सेलर हैं, और नंबर ऑफ सेलर भी काउंटलेस नहीं है, काउंट कर सकते हो आप, इतने हैं। इसमें क्या प्राइस की रिजिडिटी होती है? प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या है? यानी अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ाती है, घटाती है, तो जो कंपटीटर है वो भी फौरन उस प्राइस को, अपने प्राइसेस को बढ़ा घटा सकता है, ठीक है। इसलिए कि अपने प्राइसेस में कीम नहीं हिलते, ये क्या करते हैं? गैर मूल्य प्रतियोगिता करते हैं, गैर मूल्य प्रतियोगिता करते हैं। इस वजह से क्या करते हैं? ये अपना मार्केट में अपनी पोजीशन बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन में बहुत खर्चा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इनके लिए लाइफ और डेथ का मैटर बन जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या है? ओलिगोपोली मार्केट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज, प्रमाणन का उद्देश्य है गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, गैर व्यापारिक लेन देनों की जानकारी प्राप्त करना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, वाउचर क्या है आपका? वाउचर तो होते हैं आपके प्रमाणक, ठीक है, जो जांच करी जाती है लेखा पुस्तकों से, वो प्रमाणक है। प्रमाणकों के द्वारा जो लेखा पुस्तकों की जांच कर ली जाती है उसको प्रमाणन कहा जाता है, यानी वाउचिंग कहा जाता है, ठीक है। तो वाउचिंग का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि भाई जो लिखे गए हैं, लेखा लिखे गए हैं, वो उनकी सच्चाई क्या है वो चेक करना, ठीक है। धोखाधड़ी तो नहीं हुई है, त्रुटि तो नहीं हुई है कोई। गैर व्यापारिक लेन देन जो है उनकी जानकारी हो जाए, व्यापारिक लेन देन है उनकी जानकारी हो जाए, ठीक है। ये सब की जानकारी क्या होता है? वाउचिंग से की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड इज, मांग के नियम का अपवाद है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता, गिफन पैराडॉक्स यानी गिफन विरोधाभास, डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों के विभिन्न प्रयोग, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, सबसे पहले आप बताइए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भी अन्य बातें समान रहने पर जो वस्तु की मांग है और उसकी कीमत है, यानी प्राइस और डिमांड जो है, वो दोनों में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि विपरीत रिलेशन होता है। मगर क्या हर कंडीशन में ऐसा होता है, लागू होता है ये नियम? नहीं भाई, हर कंडीशन में ये नियम लागू नहीं होता। वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि जैसे विशिष्ट उपभोग की चीजें जो हैं उन पर ये नियम नहीं लगता। आपका जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उन पर ये नियम नहीं लगता है। और आपका जो भावी एक्सपेक्टेशंस कर ली जाती है ना प्राइसेस की, जैसे कि जब लगता है कि भाई प्याज का दाम बढ़ने वाला है तो लोग नहीं डिमांड बढ़ा देते हैं उसकी। तो ये इन चीजों पर क्या ये नियम नहीं लगता है। एक इसके अलावा भी है एक गिवन गुड्स होती हैं आपकी
नॉन लग्जरी गुड्स होती हैं, जैसे कि आपके आपके व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ये जो होते हैं आपके नॉन लग्जरी आइटम हैं, यानी कि इंफीरियर गुड्स हैं। और इनका सब्स्टिट्यूट आपका क्लोज सब्स्टिट्यूट ना के बराबर होता है। तो लोग क्या है, प्राइस बढ़ेंगे तो भी खरीदेंगे इसको, है ना। तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड पर इतना फर्क नहीं पड़ता, जिस हिसाब से ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है आपका, गिफेन पैराडॉक्स। किस चीज का अपवाद है, अपवाद है लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भाई अन्य बातें समान रहने पर प्राइस और डिमांड दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। वो ये कहते हैं नहीं भाई, दोनों साथ साथ बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The process that entails a proper and rational distribution of work between the members of the staff of the organization is called। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इंटरनल चेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरनल चेक कहा जाता है। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, राइट। चलिए क्या कहते हैं हम, इंटरनल चेक कहा जाता है। देखिए जो इंटरनल चेक है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कार्य का विभाजन इस तरह से करना कि एक के द्वारा किया गया कार्य किसी और के द्वारा चेक हो जाए। ठीक, तो इस तरह से काम को बांटना कि एक को सारा काम एक ही बंदे को ना देना, कुछ काम किसी और को दे देना। ठीक, उससे क्या होगा, जिसने पहले ने जो काम किया है वो दूसरा उसको चेक कर लेगा। तो ये इस तरीके के काम को कहा जाता है आपका इंटरनल चेक। आंतरिक रोकथाम कर ली जाती है, इससे बहुत सारे धोखाधड़ी को बचाया जा सकता है ना, बचा जा सकता है। When the partnership firm is dissolved, the following account is opened in the books of firm। जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तब फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित खाता खोला जाता है। कौन कौन से होते हैं, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से होता है, देखिए जब डिसोल्यूशन होता है यानी विघटन होता है फर्म का, उस समय पर आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनता है और कैश और बैंक अकाउंट बनता है। ठीक है, याद रहेगा ना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक, वसूली खाता, और पार्टनर्स का लोन का अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बनता है, राइट। चलिए यहाँ आंसर आपका सी हो जाएगा, समझ गए ना, वसूली खाता बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टैली शीट्स आर यूज टू डिटरमाइन। टैली शीट्स का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है क्या, क्लास लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, प्रति वर्ग की आवृत्ति, नंबर ऑफ क्लासेस, कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए जो टैली शीट्स हैं हम किस में डिटरमाइन करने के लिए निकालते हैं। देखिए जब आप मोड कैलकुलेट करते हो ना, तो मोड कैलकुलेट करते समय हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, टैली शीट्स लगाते हैं, है ना। तो याद आ गया होगा सबको कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टैली शीट्स लगाते हैं, किसमें, मोड निकालने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स। व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है। देखिए पर्सनल सेलिंग क्या है, वे ऑफ मार्केटिंग है ना। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, बायर और सेलर दोनों आमने सामने रहते हैं, तो पर्सनल कांटेक्ट होता है उनका आपस में, टू वे कम्युनिकेशन करते हैं वो लोग, फीडबैक भी तभी उसी समय इंस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो भी डायरेक्टली आपके सामने होता है। ठीक, तो यहाँ मास ऑडियंस से रिलेटेड नहीं है, इससे किससे टारगेट नहीं करती है आपकी पर्सनल सेलिंग मास ऑडियंस को। सिर्फ कुछ ही बायर होते हैं ना सामने पर्सनल सेलिंग में, तो क्या एक बंदा होगा सामने, बायर होगा सामने, और सेल करने के लिए आप क्या करोगे, उसको समझा रहे होगे, है ना। तो यहाँ पर्सनल कांटेक्ट भी होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्विक फीडबैक भी होता है, बट मास ऑडियंस यहाँ पर कवर नहीं होती है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है, क्या नहीं भाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सिंप्लीफाइंग, समराइजिंग। क्या बताया था मैंने भाई, मैं पहले दिन से आपको बताती आ रही हूं, IMRCSAC, इसको ऐसे याद कीजिए। आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन और इवेंट्स, ठीक है, एम फॉर मेजरिंग, ठीक है, फिर मेजरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन मनी, ठीक, फिर रिकॉर्डिंग इन जर्नल, ठीक, क्लासिफाइंग इन लेजर, समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक, फिर इसके बाद एनालिसिस, फिर इसके बाद कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेट टू यूजर्स, राइट। तो यहाँ आपका कहीं भी सिंप्लीफाई तो नहीं देखा हमने, सरलीकृत करना तो कहीं से भी नहीं है ना। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, यही पूछ रहा है हमसे, डज नॉट इंक्लूड, राइट। तो सी इज द राइट आंसर, सरलीकृत इसमें नहीं आता है। द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल इज, मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर के मध्य संबंध होता है। देखिए, महंगाई के स्तर को ही आपका सामान्य मूल्य स्तर कहा जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य जो है यानी उसकी क्रय शक्ति घट जाती है। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जब आप एक रुपए से 2 टॉफी खरीद सकते थे पहले, ठीक है, अब आप 1 रुपए से सिर्फ 1 टॉफी खरीद पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपकी जो मुद्रा की मूल्य मतलब उसकी क्रय शक्ति है वो घट गई है, ठीक। इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ने से, क्रय शक्ति घटने से आपका इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है इन दोनों में। कैसा हो जाता है, प्रतिकूल या विपरीत कह सकते हैं हम, है ना। तो यही पूछा आपसे कि कैसा रिलेशनशिप होता है मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर में। तो क्या हो जाता है आपका इनवर्स रिलेशनशिप, यानी प्रतिकूल आपका रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। निम्नलिखित में से कौन वाणिज्य बैंकों की क्रेडिट निर्माण शक्ति को सीमित करता है। देखिए, जो आरबीआई है आपका, आरबीआई बैंक जो है वो आपका क्या करता है, मौद्रिक नीति बनाता है। साख को नियंत्रण करने के लिए क्या करता है, मौद्रिक नीति बनाता है, मौद्रिक नीति को लागू करता है और उसका नियंत्रण करता है। नियंत्रण करने के लिए, साख का नियंत्रण करने के लिए क्या करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी करता है, ठीक है। तो इन सब से मार्केट को मतलब साख का नियंत्रण किया जाता है। मगर जो लिमिट लगाने का काम है वो कौन करता है फिर। देखिए, राजकोषीय नीति जो होती है ना आपकी, फिस्कल पॉलिसी, वो बताती है कि किस क्षेत्र में कितना साख देना है, ठीक है। आपका जो आरबीआई है वो लिमिट नहीं लगाता, लिमिट लगाती है आपकी राजकोषीय नीति। वो बताती है कि किस जगह पर, किस क्षेत्र में आपको कितना साख देना है, कितना क्रेडिट देना है। तो लिमिट कौन लगा रहा है यहाँ पर, लिमिट लगाने का काम करता है आपका फिस्कल पॉलिसी, राइट। उसके हिसाब से आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट को का क्रिएशन करवाती है और फिर उसको कंट्रोल करती है। समझ आए, ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते, देखिए, टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ अकाउंट एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंस इज कॉल्ड। खातों के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना कहलाता है क्या। टोटलिंग करना, ट्रायलिंग करना, बैलेंसिंग करना, एनालाइजिंग करना। देखो भाई, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स में जो हम करते हैं बैलेंसिंग करते हैं, है ना। बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, हम क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल लगाते हैं, बैलेंसिंग करते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतुलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The accounting concept that is used to prepare the profit and loss account is known as। लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है क्या। देखिए, ये अवधारणा आपकी कहलाती है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही कहा जाता है कि जितनी आपकी रेवेन्यू हो रही है उसको भी लिखिए, उससे रिलेटेड आपकी जो जितनी भी एक्सपेंसेस हैं उनको भी साथ में लिखिए। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मतलब जो रेवेन्यू है, जो खर्चे हैं और जो उससे रिलेटेड आपकी जो अर्निंग प्राप्त हो रही है उस सबको दोनों को साथ में लिखना है। और इसी वजह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसी में आपकी सारी अर्निंग और सारी आपकी क्या लिखे जाते हैं, खर्चे लिखे जाते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ही बताता है इस चीज को, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ नंबरिंग गलत पड़ी हुई है, ए बी सी। तो ये बी है और ये सी है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इज बी, मैचिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टेबुलेशन ऑफ प्राइसेस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिए भाई, मुद्रा का कार्य, मुद्रा क्या करती है, विनिमय का माध्यम है। बिल्कुल, हमारी लाइफ में विनिमय का माध्यम यही है, मुद्रा से ही हम सब कुछ खरीद पाते हैं, ठीक है। मूल्य का संग्रहण कर सकते हैं हम, मूल्य का संग्रहण मतलब यानी कि हम पैसे को जोड़ कर रख सकते हैं ना। कीमतों का संस्थानीकरण, क्या कीमतों का स्थिरीकरण हो सकता है क्या मुद्रा से, मनी से? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। मापन की इकाई है, बिल्कुल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है।
तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, आपसे नॉट ही पूछा गया है। अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा नॉट ज्यादा आपको प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, ये कॉमन हो गया है, आपको सीधा सीधा ना पूछ के टेढ़ा करके पूछा जाता है, यानी नॉट लगा के पूछा जाती है हर चीज। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, नॉट के लिए तैयार रहिए। ठीक है, चलिए, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस इज द राइट आंसर। पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन विद द कस्टमर्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, हमने बात करी थी पर्सनल सेलिंग क्या होती है। पर्सनल सेलिंग होती है जब बायर और सेलर दोनों आमने सामने होते हैं, यानी डायरेक्टली वो लोग सेलिंग और पर्सनल मतलब बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल मौखिक संप्रेषण होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है, कन्वर्सेशन विद कस्टमर्स, सामने आमने सामने हो रही है बिल्कुल। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ये सारे ही फीचर्स होते हैं उसमें, है ना। तो राइट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, A journal entry in which two or more accounts are debited credited is known as। एक जर्नल प्रविष्टि जिसमें दो या दो से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं कहलाते हैं क्या। डेबिट एंट्री कहलाती है, मल्टी एंट्री कहलाती है, बहु प्रविष्टि। ठीक है, एडिशनल एंट्री यानी अतिरिक्त प्रविष्टि, या कंपाउंड एंट्री संयुक्त प्रविष्टि कहा जाता है। देखो, हम सबको पता है कि ये क्या कही जाती है, कंपाउंड एंट्री कही जाती है जब दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं तो उसको संयुक्त प्रविष्टि या मिश्रित प्रविष्टि कहा जाता है, यानी कि कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। 42 क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस। द डेफिनेशन इज गिवन बाय। देखो, डेफिनेशंस को समझने के लिए ना, याद करने के लिए तो आपको परम शक्ति की जरूरत होगी। वो इतनी शक्ति आप लोगों के पास नहीं मिल पाएगी भाई। तो देखिए, मैंने एक तरीका बताया था, आप क्या कर सकते हैं, इतनी सारी डेफिनेशंस हैं कि इनको याद करना तो बहुत मुश्किल है। तो कुछ क्या करने हैं, आपको कीवर्ड्स पकड़ लेने हैं। ठीक, अब इन्होंने कहा है ऑर्गन कहा है, मैनेजमेंट को क्या कंपेयर किया है इन्होंने, ऑर्गन कहा है। ठीक है, और थोड़ा सा इसका सार समझ लीजिए, विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस। फंक्शंस के द्वारा ही डिफाइंड की जा सकती है, और ऑर्गन कह रहे हैं मैनेजमेंट को। तो ये किसने कहा है, ये कहा है पीटर एफ ड्रकर ने। ठीक है, इसको इसी तरह से याद कर लेना है। आगे भी अगर और जो डेफिनेशंस निकलेंगी उनको याद करने का तरीका भी मैं कुछ इसी तरह से आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कीवर्ड्स को पकड़ के याद कर लिया करें, कभी नहीं भूलेंगे फिर आप। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन इज अ। प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना है एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी अनुचित व्यापार व्यवहार, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस यानी एकाधिकारिक व्यापार व्यवहार, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस यानी प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। देखिए, ये जो आपका आंसर है इसका, प्रति रिस्ट्रिक्टिव कंपटीशन, ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना, ये आपका आ जाता है इसकी श्रेणी में, यानी प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, एमआरटीपी एक्ट, यानी कि एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण को रोकना। ठीक है, एक अधिकार जो बढ़ जाता है उसको रोकना। ठीक, और अनुचित व्यापार व्यवहार और या प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार है, इनको भी रोकना, इन पर रोकथाम लगाना इसका काम होता है। ठीक है, तो यहाँ ये किस श्रेणी में आता है आपका प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करना, ये आता है आपका रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस यानी प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू। एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए। देखिए भाई, सैलरी दी है तो सैलरी की तो एंट्री क्या बनाते हैं हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बनाते हैं ना। तो ये जो कैश है क्रेडिट किया हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कैश अकाउंट। इसमें तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिस्टम्स अप्रोच इज नॉट प्रोपोगेटेड बाय। सिस्टम मतलब सिस्टम दृष्टिकोण इनके द्वारा प्रचारित नहीं है। किनके द्वारा नहीं है, देखिए, डब्ल्यू.जी. स्कॉट, रॉबर्ट पीटर ड्रकर, जे.डी. थॉमसन, किसके द्वारा नहीं है। देखिए, इसका राइट आंसर क्या है आपका, पीटर ड्रकर, इनके द्वारा प्रचारित नहीं है। देखिए, सिस्टम अप्रोच यानी कि सिस्टम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो आपकी मार्केटिंग सिस्टम है ना, उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं को लिया गया है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहायक है उसके लिए, जो कि कौन कौन से हैं, आपका बाजार है,
जनता है ना, और प्रेस है, बैंक है, ये सब चीजें क्या है उसमें सहायक है। तो ये ही बताता है आपका सिस्टम अप्रोच, जिसमें कि आपके प्रचारित लोग नहीं है आपका पीटर ड्रकर। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बुक कीपिंग इज टू, पुस्तक पालन का मुख्य कार्य है, क्या है? देखिए, डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स, लेन देनों की अभिलेखन की प्रणाली तैयार करना। नहीं भाई, प्रणाली तैयार करना नहीं है उसका। ठीक है, डिजाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकाउंटेंट, लेखाकारों को जिम्मेदारी सौंपना, ये तो नहीं है काम बुक कीपिंग का। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, जी हाँ ये तो सही है, वित्तीय समकों का अभिलेखन करना काम है उसका। प्राइमरी है या नहीं है देखते हैं। क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड डाटा, देखो क्लासिफाई तो आप बाद में करोगे ना, पहले तो आप प्राइमरी फंक्शन पूछा है आपसे, पहले क्या करेंगे आप? रिकॉर्डिंग करेंगे फाइनेंशियल डेटा, है ना, ये प्राइमरी फंक्शन हुआ आपका। उसके बाद आप क्या करते हो? क्लासिफाई करते हो। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू। देखिए, ये कंपनी एक्ट आपको यहाँ प्रिसाइसली पूछा नहीं गया है कि कौन सा कंपनी एक्ट, बट यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन से कंपनी एक्ट से पूछा गया क्वेश्चन, मगर ये क्वेश्चन था आपका 1956 से रिलेटेड, कंपनी एक्ट 1956 से रिलेटेड पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाता है प्रोस्पेक्टस प्राविवरण, यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 में आपके प्रोस्पेक्टस प्राविवरण के बारे में कहा गया है कंपनी एक्ट 1956 में। तो ये कंपनी एक्ट 2013 में किस सेक्शन में है मैम? तो ये मिल जाता है आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में कौन सा एक्ट है ये? कंपनी एक्ट 2013 में मिलता है। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 70। चलिए, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन? कहते हैं कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन यानी बिंदु रेखीय प्रदर्शन से कौन सा आपका औसत नहीं निकल सकता है? तो देखिए, आपका जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन से निकल सकता है आपका चतुर्थक यानी क्वार्टाइल निकल सकता है, मीडियन निकल सकता है, ये औजाइब पर निकलते हैं। ठीक है, इस पे औजाइब पर निकाला जा सकता है, ये है, ये भी निकल सकता है। ठीक है, बट अर्थमेटिक मीन नहीं निकलता है। राइट, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नॉट ही पूछा है आपसे, नॉट कैलकुलेटेड, तो ए इज द राइट आंसर। समांतर माध्य इस पर नहीं कैलकुलेट, नहीं मतलब दिखाया नहीं जाता। साउंड पोल्यूशन arises when sound wave exceeds, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जब ध्वनि तरंगे बढ़ जाती हैं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाता है। और वो कैसे? देखे, WHO के हिसाब से WHO ने कहा है कि भाई 65 dB से ऊपर की जो नॉइस होती है वो क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी अनप्लीजेंट, यानी कि वो अप्रिय होती है, मतलब अच्छी नहीं लगती। ठीक, उससे ऊपर यानी 75 से ऊपर होती है, 75 dB से ऊपर होती है तो वो हजार्डियस हो जाती है, यानी खतरनाक हो जाती है। 80 से ऊपर होती है तो बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो वो क्या है, इसके हिसाब से तो ये क्राइटेरिया में कहीं से भी कहीं भी नहीं आती है ना। तो नन ऑफ दीज आंसर बन जाता है इसका। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा हमारे हिसाब से तो। और इन्होंने WHO ने क्या बताया है? 65 dB से ऊपर जब हो जाती है dB से, ठीक है, तो वो अनप्लीजेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? अनप्लीजेंट हो जाती है। 75 से ऊपर हो जाती है, 75 dB से ऊपर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी आपकी? वो हो जाती है हजार्डियस, मतलब खतरनाक। ठीक, तो 75 आप मान के चल सकते हैं कि 75 और 80 वाली जो होती है वो नॉइस पोल्यूशन वाली हो जाती है, साउंड पोल्यूशन वाली हो जाती है। बट यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following is not a part of organized money market? इनमें से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इंडिजीनियस बैंकर्स, रीजनल रूरल बैंकर्स, यानी आपका केंद्रीय बैंक है, व्यवसायिक बैंक है, देशी बैंकर है, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो देखिए, जो सेंट्रल बैंक है ना ये, और आपका ये कमर्शियल बैंक है, आपका ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, SBI है, नाबार्ड है, ठीक है, और ये सब क्या हो जाती हैं आपकी? ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आती हैं। राइट, जो अनऑर्गेनाइज्ड होती है ना वो हो जाती हैं आपके जैसे देसी बैंकर, इंडिजिनियस बैंकर, ठीक है, देसी बैंकर,
महाजन, निधि, चिटफंड और शराब, ठीक, ये सब क्या हो जाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वाले हो जाते हैं मनी मार्केट, जो मनी लेंडर नहीं होते वो, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, सी इज द राइट आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 51 क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट अलाउड टू आर डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू, एक देनदार को दी गई नकद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए। देनदार यानी कि आपका डेटर, जो आपको पैसा दे रहा होगा तब आप उसको छूट दे रहे हैं, ठीक है। यानी कैश डिस्काउंट आप कब दे रहे हैं, जब उससे कैश आपको मिल रहा है। तो एंट्री बन जाएंगे आप, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक, राइट, कस्टमर अकाउंट। तो यहाँ क्रेडिट किया क्रेडिट करने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ क्रेडिट हमने किया है कस्टमर अकाउंट को, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए इन द केस ऑफ हायर परचेज एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विद, किराया क्रय पद्धति में संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है। देखिए हायर परचेज सिस्टम में जब एसेट्स का खाता बनाया जाता है, तब उस समय हम क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, एसेट्स एंट्री बनाते हैं हम, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट। तो एसेट्स को हम किससे डेबिट करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर आपके कैश प्राइस से, किससे करते हैं, कैश प्राइस से करते हैं, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, नकद मूल्य से किया जाता है एसेट्स अकाउंट को डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट डिमांड लाइन, एक सीधी मांग रेखा के मध्य बिंदु का मांग की लोच होती है क्या। देखिए जो आपकी इलास्टिसिटी है, एक सीधी मांग रेखा के मध्य बिंदु की मांग की लोच हमेशा क्या होती है, इकाई के बराबर होती है, यानी इक्वल टू 1 होती है। जो कीमत में परिवर्तन से जो आपकी मांग है, यानी कि मात्रा की जो मांग है उसमें परिवर्तन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कीमत लोच कहा जाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए ये आई आपकी, ठीक है, ये है आपकी y एक्सिस, ये है x एक्सिस, राइट। ये है प्राइस के लिए, कीमत के लिए, और ये है क्वांटिटी के लिए, ठीक। अब यहाँ पर हमने बनाए ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक। स्ट्रेट लाइन में ये वाला पॉइंट है आपका A, ये वाला पॉइंट है आपका B, ये जो मिडिल पॉइंट है C, इसको C बोलेंगे हम, ये वाला पॉइंट है D, और ये जो इसको टच कर रहा है एक्सिस को, ये E पॉइंट है। तो ये जो सी वाला पॉइंट है ना, ये वाला बीच वाला मध्य वाला, ये मिड पॉइंट आपका क्या कहलाता है, इकाई लोच, लोचदार, इकाई लोचदार, ठीक है, यानी इकाई के बराबर। इसका मतलब क्या है, जब प्राइस में जितना परिवर्तन हो रहा है, जितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, उतना ही क्वांटिटी जो मांग की जा रही है उतने ही उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, इकाई लोचदार आपकी, यानी इकाई जो है एक के बराबर लोचदार हो जाती है, इकाई के बराबर, ठीक है। ये वाली क्या होती है, पूर्ण लोचदार होती है। ये होती है आपकी यहाँ इस पॉइंट पर, ये लोचदार होती है, ठीक है। ये इकाई लोचदार हो गई, ये बेलोचदार, ये पूर्ण बेलोचदार होती है, ठीक है। तो आगे भी आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। चलिए ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज द सेम एज ऑफ द शेयर, अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो होता है अंशों के, क्या होता है भाई, देखिए अंशों का समर्पण लोग जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्यों कर देते हैं, वो कर देते हैं जब कॉल्स का पेमेंट वो खुद से नहीं कर पाते, पेमेंट करने में असमर्थ होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अंशों को समर्पित कर देते हैं, ठीक है। ये इसके किसके बराबर होता है, किसके जैसा होता है, ये आपका होता है फॉरफीचर के जैसा, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है फॉरफीचर की तरह ही होता है, मगर इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि कंपनी के इनिशिएट करने से पहले, कि कंपनी आपसे पैसा मांगे उससे पहले, यानी आपके अंशों को हरण करे उससे पहले ही लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, अपने पैसे को, मतलब अपने शेयर्स को क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, बस इतना डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा फॉरफीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी इन नॉर्मल सेंस इंक्लूड, देखिए साधारण तौर पर धन के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसमें यह शामिल है, क्या, करेंसी, ठीक है, मुद्रा, और मुद्रा मांग,
जमा राशि यानी कि करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, करेंसी, बैंक डिपॉजिट, ऑल लिक्विड एसेट्स। देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मनी के अंदर जो इंक्लूड किया जाता है वो किया जाता है आपका कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स किए जाते हैं, करेंसी नोट किए जाते हैं। ठीक है, नोट किए जाते हैं जो कि आपके सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या, डिमांड डिपॉजिट चेक्स जो होते हैं, इन सबको, इन तीनों चीजों को क्या किया जाता है, इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या बन जाता है, बी बन जाता है, जिसमें करेंसी और यानी मुद्रा और आपके डिमांड डिपॉजिट दोनों आ जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए A new partner brings in cash as his share of goodwill. This amount will be distributed among old partners in. एक नया साझेदार अपने भाग की ख्याति के रूप में नकदी लेकर आता है। यह राशि पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। देखिए जो नया साझेदार है अपने भाग की ख्याति लेकर आया है और नकद के लिए लेकर आया है, यानी कि जो ओल्ड साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने कुछ कमाया था। ठीक है, उनकी कुछ गुडविल थी, उस गुडविल में अभी हिस्सेदार बन जाएगा नया पार्टनर भी, तो वो कुछ उस ख्याति के लिए नकद पैसा लेकर आ रहा है। उस नकद पैसे को जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो बांट लेंगे, मगर किस रेशो में बांटेंगे, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में, यानी कि जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसके लिए उस रेशो में ये लोग बांट लेंगे, त्याग के अनुपात में। इसकी क्या एंट्री बन जाएगी, इसकी एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये लोग बांट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क आर स्पेसिफाइड इन। कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु सामान्य नियमों और विनियमों का उल्लेख किया जाता है। किसमें किया जाता है, देखिए ये किया जाता है आपका ऑफिस मैनुअल्स में। ठीक है, ऑफिस के जो मैनुअल होते हैं उसमें सारे नियम लिखे होते हैं, किस तरह से काम किया जाना है। ऑफिस वाले जो वर्क करने वाले लोग हैं, ऑफिस का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन, वो सब नियमावली किस में लिखी जाती है, आपके ऑफिस मैनुअल में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन फलन का एक गुण नहीं है। उत्पादन फलन का गुण देखिए पढ़ लेते हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट, प्रवाह संकल्पना होता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी की व्यवस्था, देखिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उस पर आधारित है, इसलिए ये भी होती है। क्वांटिटी ऑफ इनपुट, आगतों की मात्रा, ये इसका एट्रीब्यूट नहीं है। स्टेट ऑफ इनपुट यानी आगतों की व्यवस्था, ये भी है। तो राइट आंसर यहां बन जाएगा, जो एट्रीब्यूट नहीं है वही हमसे पूछा गया है यहां पर, तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी आगतों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज डेबिटेड टू। देखिए कस्टमर ने, हमने सेल्स की थी और सेल्स का रिटर्न हो गया है, तो एंट्री बना देते हैं हम, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर। राइट, तो डेबिट किया है हमने, सेल्स रिटर्न किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू। देखिए किस्त भुगतान पद्धति की दशा में विक्रेता को कुल प्राप्य ब्याज जमा किया जाता है। देखिए प्राप्य ब्याज जो होता है ना, उसको किया जाता है, उसकी एंट्री बनती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी आपकी, क्रेडिट पूछ रहा है ना हमसे, क्रेडिट में हम क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। राइट, डेबिट पूछता तो इंटरेस्ट अकाउंट आंसर हो जाता। राइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चार्टर पार्टी इज यूज्ड, चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है इन एक्सपोर्ट ट्रेड, इन इंपोर्ट ट्रेड, इन इंटरनल ट्रेड, नन ऑफ दीज। क्या होता है, देखिए चार्टर पार्टी का प्रयोग किया जाता है आपके एक्सपोर्ट ट्रेड में। जब विदेशी व्यापार किया जाता है उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है चार्टर पार्टी। जब विदेशों में बहुत अधिक बड़ी मात्रा में माल भेजा जाता है तो उसके भेजने के लिए ना शिप को आप किराए पे ले लो तो वही सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो जब किराए पर शिप लिया जाता है तो जो जहाजी कंपनी होती है और जो एक्सपोर्टर होता है, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को बोला जाता है चार्टर पार्टी। Which statement is false with reference to dead stock of a bank? बैंकों के मृत स्टॉक के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए डेड स्टॉक क्या होता है, बैंकों का होता है जो आपके बैंकों को लाभ तो नहीं प्राप्त करा रहा है मगर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उपयोगी हो जाता है। जैसे कि बैंक में आप जाते हो तो बैंक की बिल्डिंग भी है,
ठीक है, बिल्डिंग देखकर आप आकर्षित होते हो, वो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा रही है, ठीक है, उससे कोई अर्निंग नहीं हो रही है उस बैंक की, या फर्नीचर जो पड़ा हुआ है वहां पर, वो उससे कोई अर्निंग नहीं है, कोई लाभ नहीं है उसको, या सामग्री वो यूज कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं है, मगर वो क्या कर रहा है, एक प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है और उसको रखना जरूरी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। दे यील्ड नो प्रॉफिट टू बैंक, इनसे बैंकों को लाभ प्राप्त नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसके बाद पूछ रहे हैं दीज इंक्लूड फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, बिल्कुल इसमें फर्नीचर भी आ जाता है और भवन भी शामिल हो जाती है। दीज आर यूज्ड टू इंक्रीज रेपुटेशन, इन्हें प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल जी। दीज आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये गैर निष्पादन संपत्ति है, नहीं जी वो तो कुछ और होता है, वो ये नहीं होती है आपकी। राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा था कि फॉल्स क्या है विद द रेफरेंस टू डेट स्टॉक ऑफ अ बैंक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, भारत के विदेशी व्यापार की समस्या में से एक है, कौन सी है, पढ़ लेते हैं। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स इन रुपीज, क्या आयातों का रुपए में भुगतान करना एक प्रॉब्लम है? नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भाई। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, निर्यातकों की मात्रा में होने वाली वृद्धि, देखिए वृद्धि अगर निर्यात में हो जाती है तो हमारे लिए अच्छा है, प्रॉब्लम थोड़ी है। इनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की प्रतिकूल शर्तें, जी जो व्यापार की प्रतिकूल शर्तें हैं या जो बैरियर्स लगा दी जाते हैं इंडिया के फॉरेन ट्रेड के लिए, वही एक प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1991 क्राइसिस इन इंडिया इकोनॉमी वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के संकट की उत्पत्ति हुई थी कहां से? देखिए उत्पत्ति डोमेस्टिक सेक्टर से पूछ रहे हैं, एक्सटर्नल से हुई थी, दोनों से हुई थी, या नन ऑफ दीज? देखिए इसका हुआ था एक्सटर्नल सेक्टर, क्योंकि 1991 में ना इंडिया के पास बहुत ऋण था, विदेशी ऋण, ठीक है, तो उसको चुकाने के लिए इतने पैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा हालत खराब थी इंडिया की उस समय पर। तो इंडिया ने क्या किया था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से क्या लिया था, लोन लिया था $7 बिलियन का, ठीक। तो वो देने के लिए आईएमएफ ने कहा था कि भाई हमारी कुछ शर्तें हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो उस समय पर वो शर्तें क्या थी, एलपीजी आपको लेकर, एक तो आपकी सरकार की जो नीतियां हैं उसको उदार करना पड़ेगा, यानी लिबरलाइज करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, यानी सरकार का जो ज्यादा दबाव है ना उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा बढ़ोतरी देनी पड़ेगी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि अन्य देशों के साथ में जो ट्रेड करने के लिए आपने वो लगा रखे हैं, इस पर बैरियर्स लगा रखे हैं, उनको हटाना होगा, और ये एलपीजी की मांग की ये शर्त रखी उन्होंने, तब जाके पैसा दिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेक्टर यानी बाह्य क्षेत्र से ओरिजिनेट थी आपकी 1991 की क्राइसिस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is not a part of Hawthorne experiments? देखिए यहाँ पर निम्नांकित में से कौन हाथोर्न परीक्षण का अंक नहीं है? देखिए हाथोर्न परीक्षण जो किया गया था ये था आपका इल्यूमिनेशन यानी रोशनी एक्सपेरिमेंट था, आपका इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था, बिल्कुल। मास इंटरव्यूइंग था, जन साक्षात्कार भी था। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम यानी बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम का एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। मास असेंबली रूम ये नहीं था आंसर, ठीक है, ये नहीं करवाया गया था। इसके अलावा ये करवाया था आपका रिले असेंबली टेस्ट, रूम टेस्ट, ठीक है, रिले असेंबली रूम टेस्ट एक्सपेरिमेंट ये कराया गया था। ये 4 टेस्ट कराए गए थे, ना कि आपका मास असेंबली इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपकिरण का सापेक्ष माप है? देखिए आप लोगों को मैंने पहले समझाया था कि सिर्फ इसी क्वेश्चन पेपर के पहले के जो सेशन थे उसमें से मैंने आपको समझाया था कि डिस्पर्जन की जो मेजर होती है उसको 2 तरीके से मापा जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? एक तो एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट के अंदर आ जाते हैं मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रेंज, ठीक है। तो ये वाले तो आ जाते हैं इसमें एब्सोल्यूट में, और जो रिलेटिव होते हैं ना वो सारे के सारे होते हैं आपके कोफिशिएंट वाले। इनकी पहचान यही होती है, रिलेटिव को पहचानने के लिए मैंने बताया था आपको सारे कोफिशिएंट वाले मिल जाएंगे आपको।
तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जितने भी कोफिशिएंट वाले हैं वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ अजाइब कर्व वी कैन एस्टिमेट। तोरण वक्र की सहायता से हम अनुमान लगा सकते हैं। किस चीज का लगा सकते हैं? देखिए मीडियन का लगाया जा सकता है। इसका मीडियन का जो अजाइब कर्व है उससे हम मीडियन का पता लगा सकते हैं। देखिए आप जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली फ्रीक्वेंसी होती हैं वो दो तरीके से बनाई जा सकती हैं, आपकी लेस देन और मोर देन। तो उसमें क्या किया जाता है, आपका अजाइब कर्व की हेल्प से हम मीडियन निकाल सकते हैं, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैश withdrawn by the proprietor for his personal use should be debited to। प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नकद को डेबिट किया जाता है। देखिए जो प्रवर्तक है यानी कि प्रोपराइटर है, उसने क्या किया है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नकद निकाली है। तो एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हमसे डेबिट पूछा है या क्रेडिट पूछा है? देखिए हमसे पूछा है डेबिट, तो डेबिट क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, जिसमें आपसे एंट्री बनवाई जाती है, ट्रांजेक्शन्स पूछी जाती हैं। तो आपको क्या करना है, पहले एंट्री बना लेनी है, उसके बाद डेबिट क्रेडिट देखना है। कंफ्यूज नहीं होना है, एंट्री बनाइए और फिर उसके बाद डेबिट क्रेडिट जो पूछ रहा है उसका आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियरनेस ऑफ नियर मनी डिपेंड्स ऑन। निकट धन की निकटता इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? लिक्विडिटी यानी तरलता पर। ठीक है, इसको इस सिद्धांत को दिया किसने है? जे एम किन्स ने 1936 में दिया था। किसने दिया था? जे एम किन्स ने दिया था। और अपनी पुस्तक, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उसके अंदर इस नियम को दिया है, इस सिद्धांत को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A cash discount received in entered on the 3 column cash book on। 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नकद छूट की प्रविष्टि की जाती है। देखिए प्राप्त नकद छूट की प्रविष्टि की जाती है आपकी क्रेडिट साइड में, और जो छूट दी जाती है वो छूट लिखी जाती है डेबिट साइड में। ठीक है, और 3 कॉलम कैश बुक जो है जिसके अंदर आपकी आती है कैश आइटम्स और बैंक और आपका डिस्काउंट, ये तीनों साइड्स होती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है आपका 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, यहाँ क्रेडिट साइड में आपका नकद छूट आ जाती है जो आपको प्राप्त हो रही है, जो देते हैं आप, जो आप डिस्काउंट दे रहे हो वो आ जाती है आपके डेबिट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? In the absence of partnership deed, profit and loss is distributed among partners in equal ratio। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, हमसे नॉट पूछा है, नॉट ट्रू। चलिए, माइनर पार्टनर कैन गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक अवयस्क साझेदार लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स आर क्रिएटेड थ्रू डीड। साझेदारों के मध्य संबंध संलेख द्वारा उत्पन्न होता है, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी। साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है। देखिए ये मैंने आपको कई बार बताया है कि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। कंपनीज के लिए होता है अनिवार्य, मगर साझेदारी के लिए अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप करवा लेते हैं तो वेल एंड गुड है, मगर कंपलसरी नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से एक पूर्ण बाजार संरचना की विशेषता है। देखिए एंट्री बैरियर्स, देखिए ये क्वेश्चन जो था ना, इसको यूपीएससी एसएसबी ने मूल्यांकन प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर कर दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था। इस क्वेश्चन में आपसे बेसिकली पूछना चाहिए था नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, बट यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखे हैं जितने भी ये सब सारे फीचर्स हैं। ठीक है, बट एक ये फीचर नहीं है। पढ़ लेते हैं क्या है। एंट्री बैरियर्स, प्रविष्टि बाधाएं। देखिए जो परफेक्ट मार्केट है उसका एग्जाम्पल अगर मैं परफेक्ट आपको दूं तो एक सब्जी मंडी जो होती है, मार्केट होता है आपका वेजिटेबल का, वो मार्केट आपका परफेक्ट मार्केट का स्ट्रक्चर है पूरा। उसमें क्या होता है, देखिए बेचने वालों की कोई एंट्री का बैरियर नहीं है, कितने भी लोग आकर बेच सकते हैं। वही सेम प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट भी अलग अलग नहीं है। जैसे आलू आप खरीदने गए हो तो सेम ही प्राइस होगा सबका। ठीक है, प्राइस में भी सेलिंग प्राइस में यहाँ सेलिंग कॉस्ट नहीं टाइप के कुछ नहीं होता है यहाँ, क्योंकि क्या है जो बेचने वाले हैं, जो सेलर हैं, वो एक तरीके से प्राइस मेकर नहीं होते, टेकर होते हैं। यानी फर्म्स बना देती हैं प्राइस को और फिर निर्धारित कर देती हैं और ये मूल्य को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये होता है।
तो और नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं, गैर मूल्य प्रतियोगिता करते हैं, क्योंकि प्राइसेस तो जैसे मान लिया 1 किलो आलू का प्राइस अगर एक की जगह 20 रुपए है तो दूसरी जगह भी 20 रुपए पे ही आपको वो प्राइस पे मिलेगा। तो ये प्राइस में कंपटीशन नहीं करते। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट होती है इनकी, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस होता है, आत्मनिर्भरता होती है, मगर अंतर्निर्भरता होती है, मगर एंट्री का बैरियर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ आप इस क्वेश्चन को नॉट के पर्पज से ही समझिएगा कि यहाँ एंट्री बैरियर जो है वो नहीं होता है, इसलिए नहीं इसका जो नॉट फीचर पूछा जा रहा है तो वो आंसर उसके अकॉर्डिंग ए बन जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैकग्रेगर हैज प्रोपाउंडेड, मैकग्रेगर ने प्रतिपादित किया था क्या? थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, राइट। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई मैकग्रेगर के द्वारा प्रोपाउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर, पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। देखिए विश्लेषणात्मक प्रकृति का नहीं होता है कार्य पुस्तकालन का, तो यही बात खत्म हो जाती है। वैसे तो नॉट ट्रू पूछा गया है आपसे, तो आंसर तो यही है हमारा, बट आगे के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, देखिए व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्तपालन कला और विज्ञान दोनों है, बिल्कुल दोनों है, ठीक है। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सर्टेन सेट ऑफ बुक्स, लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं, ये बात भी सही है। पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है जी। बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो राइट आंसर हमें पहले मिल चुका है, ए इज द राइट आंसर। एनालिटिकल नेचर का नहीं होता है भाई, है ना। डिमांड फॉर फर्नीचर इज अ, फर्नीचर के लिए मांग है क्या? कंज्यूमर डिमांड यानी उपभोक्ता का मांग। देखिए कंज्यूमर डिमांड क्या होती है पहले समझिए। कंज्यूमर डिमांड होती है डायरेक्टली किसी चीज की मांग कर लेना, ठीक है। तो कंज्यूमर के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट की डायरेक्टली मांग हो रही है, जैसे फ्रिज खरीदना है, ठीक है, टीवी खरीदना है, डायरेक्ट आप जाते हो और खरीद लेते हो, आपको उपभोग करने के लिए, यूज करने के लिए चाहिए, आप सीधे डायरेक्ट, तो वो हो जाती है कंज्यूमर डिमांड। ड्यूरेबल डिमांड हो जाती है जब लॉन्ग टर्म के लिए ली जाती है, स्थायी मांग, ठीक है। तो ये दोनों ही मिलकर आपकी क्या हो जाती है? डिमांड फॉर फर्नीचर, ये दोनों ही होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फर्नीचर के लिए डिमांड आपका कंज्यूमर डिमांड भी हो गई, हम जाते हैं फर्नीचर खरीद लेते हैं, ठीक है, उसी को वो करने के लिए। ड्यूरेबल डिमांड यानी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। After reissue of forfeited shares, balance of share forfeiture account is transferred to, अपहरण अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश अपहरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है कहां पर? देखिए जब आपका शेयर फॉरफिटेड होता है तब एंट्री बनती है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉज इन एरियर अकाउंट, ठीक है। फिर जब रीइश्यू किया जाता है तब एंट्री क्या बनती है आपकी? देखिए बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर, यहां डिस्काउंट की अमाउंट लिखी जाती है, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक। ये रीइश्यू की एंट्री बन जाती है। इसके बाद जब इन दोनों का बैलेंस निकाला जाता है, इसका बैलेंस कहा जाता है आपका, ट्रांसफर किया जाता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितना भी बैलेंस बचता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। देखिए पहला ही गलत है, पहले में ही गलती दे रखी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी तो चेक करता है सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक, है ना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, ठीक है। और आगे के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। राइट आंसर तो यही हुआ हमारा। ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बिल्कुल सही बात है ये तो।
एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल, सैद्धांतिक अशुद्धियां जो होती हैं वो तलपट पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। ठीक है। कंपनसेटरी एरर्स आर ऑल्सो नोन एज इक्वलाइजिंग एरर। जी, क्षतिपूरक अशुद्धियां समकार्य अशुद्धि के नाम से भी जानी जाती है। बिल्कुल, ये बात भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा, क्योंकि यही एक बात गलत कही गई है। मिस्टर एक्स इज मार्केटिंग मैनेजर ऑफ टीसीएस। ही इज, श्रीमान एक्स टीसीएस के विपणन मैनेजर हैं। तो वो फर्स्ट लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल है या टॉप लेवल है? देखिए, टॉप लेवल वाले तो आ जाते हैं सीईओ, अध्यक्ष, निदेशक मंडल, ये सब आ जाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर में आ जाते हैं आपके जैसे प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, मार्केटिंग मैनेजर आ गया, ब्रांच मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर, ये सारे के सारे मैनेजर्स में आ जाते हैं मिडिल लेवल में। फर्स्ट लेवल मैनेजर जो होते हैं आपके सुपरवाइजर, फोरमैन्स, ये बेसिकली आपका ऑपरेटिंग मैनेजर लेवल कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजर किस में आता है आपका? मिडिल लेवल मैनेजर में। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसर्स स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू। मेसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में, परचेज अकाउंट में, स्टेशनरी अकाउंट में। देखिए, जो स्टेशनरी मार्ट है उसके लिए परचेज ऑफ स्टेशनरी क्या हुआ? गुड्स का परचेज हुआ, तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर? परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो डेबिट के लिए पूछा जा रहा है हमसे, क्या डेबिट करेंगे? तो डेबिट किया जाएगा परचेज अकाउंट। ओके, राइट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू। पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य है फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि ज्ञात करना। क्या बुक कीपिंग करने से हमें लाभ हानि पता चल जाती है? नहीं भाई। कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जी, व्यवसायिक लेन देनों की सही और पूर्ण अभिलेख रखना ही आपका बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संपत्ति और दायित्व की सही स्थिति दर्शाना, नहीं, ये काम इसका नहीं होता है। एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। देखिए, व्यवसायिक लेन देनों की शुद्धता का परीक्षण करना, ये भी इसका काम नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? व्यवसायिक लेन देनों की सही और पूर्ण अभिलेखन करना, रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, revenue from sales of products ordinarily is reported as part of earning in the period in which, सामान्यतः उत्पादों के विक्रय से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें, देखिए, जिसमें एक्चुअल में सेल्स हुई होती है, बिक्री हुई होती है, उसी समय पर आप रेवेन्यू को जनरेट मानते हैं, रेवेन्यू को लिखते हैं अपने पास। और ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बताता है? वो कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, जब अर्निंग हो रही है, अर्निंग कब मानी जाती है आपकी? रिपोर्ट कब की जाती है? जब एक्चुअल में सेल की जा रही है। ठीक है, तभी रेवेन्यू मान ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा का एक लक्षण नहीं है? देखिए, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट कंपटीशन, ठीक है, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ आपके इंडस्ट्रीज और क्या होती हैं? फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, मतलब यानी कि जो ये फॉर्म्स होती हैं आपस में गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा करती हैं, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट में डिफरेंस करके थोड़ा वेराइटी लाकर उसमें अपना प्रतिस्पर्धा किया करते हैं, ना कि आपके प्राइस में कंपटीशन करना। ठीक है, तो यहाँ इसका जो फीचर्स पूछा गया ना, फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो वही है आपका नॉन प्राइस कंपटीशन। क्या हो जाता है? नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं। हैवी एडवर्टाइजमेंट ओलिगोपोली में किया जाता है। इंटरडिपेंडेंट फर्म्स होती हैं आपकी पूर्ण प्रतियोगिता में। प्राइस कंपटीशन आपका नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या फीचर है आपका? बी, नॉन प्राइस कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, सम विच्छेद विश्लेषण को ऐसा भी माना जाता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इंक्रीमेंटल एनालिसिस, नन ऑफ दीज। देखिए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस माना जाता है। देखिए, इसमें ये देखा जाता है कि कॉस्ट में चेंजेस होने से और सेल की वॉल्यूम में चेंजेस आने से प्रॉफिट में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को एनालाइज करता है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसलिए ही इसका दूसरा नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है? A bill receivable received from P for 1200 was found entered in the bills payable day book as 2100, यानी कि अमाउंट गलत लिख दी गई। ठीक है, ये लिखनी थी, लिख दी ये गई। ठीक, तो ये आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। A sum of 300 received from the estate of an insolvent debtor was found credited to his account, which was already written off as bad. एक दिवालिया देनदार की संपत्ति से प्राप्त 300 उसके खाते में क्रेडिट कर दिया गया, जबकि गत वर्ष में ही इसे अपलिखित कर दिया जा चुका था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लिख दिया गया, इससे भी ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, 800 owned by a debtor was omitted to be included in the schedule of debtor। देखिए, एक देनदार को 800 देनदारों की सूची में सूची में शामिल करने से छूट गया, मतलब सूची में शामिल करने से छूट गया है, जबकि वो जब सेल्स की होगी तब वो उसमें लिखा होगा। तो आपका क्या होगा, ये चीज पार्टली ओमिशन में आ जाता है, तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। देखिए, ओमिशन दो टाइप का हो सकता है। ओमिशन होता है भूल की गलती, है ना, भूल की त्रुटि। उसमें अगर आपने कंप्लीटली उसको ट्रांजेक्शन को लिखने से रह गई है तो वो आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं डालती। अगर पार्टली रह जाती है कि एक जगह लिख दिया गया है, दूसरी जगह नहीं लिखा है, तब वो आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती है। तो ये आपकी वही चीज है, इसलिए ये इफेक्ट डालेगी। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If credit side of a bank account is greater than debit side, it indicates। देखिए, यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है तो ये इंगित करता है, यानी क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है डेबिट साइड से। क्रेडिट साइड ही तो, जब आपका बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड को ही हम क्या कहते हैं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये एक सुविधा होती है जो बैंक के द्वारा दी जाती है, जिसमें आप जितनी जमा राशि है उससे ज्यादा पैसा विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर हो जाता है ए। ये करंट अकाउंट धारियों के लिए ये एक फैसिलिटी दी जाती है बैंक की तरफ से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेल्स ऑफ फर्नीचर बाय अ फर्नीचर डीलर फॉर कैश इज डेबिटेड टू। फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नकद बिक्री को डेबिट किया जाता है। देखिए, फर्नीचर का एक डीलर है। ठीक है, डीलर है, उसके पास जो फर्नीचर है, फर्नीचर का सेल कर रहा है, तो उसके लिए क्या देखें, आपका जो ये फर्नीचर डीलर के लिए ये फर्नीचर क्या हुआ, उसकी गुड्स हो गए। ठीक है, ये गुड्स है तो फिर वो गुड्स की सेल के लिए एंट्री क्या बनाएगा, आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राइट, हमसे पूछ रहा है डेबिट क्या करेगा, तो डेबिट हम बता देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू। मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य है गोल्ड परचेज्ड बाय मनी, यानी मुद्रा के माध्यम से खरीदे गए स्वर्ण से नहीं। देखिए, जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी मुद्रा के सामान्य क्रय शक्ति से जी। डिमांड फॉर मनी मुद्रा के लिए मांग से नहीं। वैल्यू इंट्रिंसिक इन मनी, यानी मुद्रा से अंतर्निहित मूल्य से नहीं। देखिए, जनरल परचेजिंग पावर ऑफ मनी को ही वैल्यू ऑफ मनी कहा जाता है। परचेजिंग पावर से क्या मतलब हुआ, जैसे कि 100 रुपए में आप क्या चीज खरीद सकते हो, वो 100 रुपए की क्रय शक्ति हुई। ठीक है, 100 रुपए की क्या हुई, वो क्रय शक्ति। क्या वैल्यू है उस 100 रुपए की, आज आप उस 100 रुपए के नोट से कितनी चीजें खरीद सकते हो, वही उसकी क्रय शक्ति है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is called father of economics? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ जी को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट, और इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कमेंट करके बताइए। चलिए, मैं बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, आपका माइक्रो और मैक्रो। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट वर्किंग मीन्स लघु कार्य का आशय है एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का आधिक्य। एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट,
ठीक है। न्यूनतम किराए पर अधिकार शुल्क अधिक है। सरप्लस ऑफ रॉयल्टी अधिकार शुल्क अधिक है। एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट ओवर मिनिमम रेंट यानी न्यूनतम किराए पर वास्तविक शुल्क का अधिक है। देखिए राइट आंसर है इसका एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग का मतलब ही ये होता है मिनिमम रेंट जब ज्यादा हो जाता है एक्चुअल रॉयल्टी से। ठीक, रॉयल्टी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है, मिनिमम रेंट उससे ज्यादा है, तब आपकी इस कंडीशन में क्या हो जाता है, शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन हो जाती है, लघु कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी इज, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या इनमें से कोई नहीं। देखिए लगातार इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप उसी समय की बात कर लीजिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय, या 1950 के दशक की बात करी जाए तो उस समय पर हमारे देश की एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन थी हमारी जीडीपी में लगभग 53% या 50 के आसपास थी। तो बट अब इस समय देखा जाए तो बहुत कम हो चुकी है, लगातार वो घट रही है इतने सालों में, तो डिक्रीजिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ, विक्रय बही एक अभिलेख है। ओनली कैश सेल्स ऑफ गुड्स यानी केवल वस्तुओं की नकद बिक्री का, केवल संपत्तियों की बिक्री का, केवल वस्तु की उधार बिक्री का। देखिए सेल्स बुक हो, परचेज बुक हो, ये सब आपकी ओनली क्रेडिट पर डील करती हैं, यानी क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को लिखा जाता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following documents is not relevant for watching cash sales? निम्नलिखित प्रलेखों में से कौन से प्रलेख नकद बिक्री प्रमाणन के लिए प्रासंगिक नहीं है? डेली कैश सेल्स समरी, दैनिक नकद बिक्री संक्षेप। देखिए डेली कैश मेमो तो आपका काम आता है, ठीक है, रिलीवेंट है वाउचिंग के लिए। मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर, कस्टमर को मंथली स्टेटमेंट जो भेजी जाती है वो क्या आपकी कैश सेल से रिलेटेड होगी? जी नहीं, वो आपकी जो होती है क्रेडिट सेल से रिलेटेड हुई। सेल्समैन स्टेटमेंट ये भी आपका रिलेवेंट हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट, बैंक विवरण भी आपका रिलेवेंट हो जाता है। तो कौन सा नहीं रिलेवेंट है वही पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर इज नॉट रिलेवेंट फॉर वाउचिंग कैश सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount spent to increase the earning capacity of a business is, किसी व्यवसाय की आय क्षमता का बढ़ाने के लिए, आय क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यय की गई राशि कौन सी होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है आपकी। कौन सी होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए क्यों, ये क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने वाली बिजनेस की, ठीक है, जो खर्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि एक इमारत खरीद लेना, फर्नीचर खरीद लेना, कार खरीद लेना या कंप्यूटर खरीद लेना, ये अगर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रही हैं तो क्या हो जाती हैं आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाती हैं। ये लंबे समय के लिए की जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, रिकरिंग टाइप की नहीं होती हैं, ठीक है, और एक बार खरीदी जाती हैं, लंबे समय तक आपको बेनिफिट्स देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिए money is pivot around which the economic science clusters, this statement was stated by, देखिए धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा होता है, यह कथन व्यक्त किया गया था किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा, एल्फ्रेड मार्शल, जे एम्किंस के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा? देखिए ये स्टेटमेंट दी गई थी एल्फ्रेड मार्शल जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक? देखिए किस बाजार संरचना में मांग पूर्णतः लोचशील है? डुओपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, ओलिगोपोली में? देखिए आपका जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो स्ट्रक्चर जो होता है वही आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है। उसकी डिमांड की क्या होती है? डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है। देखिए इसके फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ पूर्ण प्रतियोगिता के, कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं इस मार्केट में। जो इंडिविजुअल फॉर्म्स होती हैं वो प्राइस मेकर होती हैं, और जो बायर और सेलर हैं वो क्या होते हैं? आपके प्राइस टेकर होते हैं। एंट्री फ्री होती है, कोई भी आकर अपना मार्केट चला सकता है। स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर के बारे में सेलर्स को सब पता होता है, मार्केट के बारे में सारी जानकारी होती है। ठीक है, और ये गैर मूल्य प्रतियोगिता करते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, और इसके अकॉर्डिंग आपके आंसर बन जाता है यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, द प्रपाउंडर ऑफ दिस स्टेटमेंट वॉज। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इस नियम के प्रतिपादक थे आपके कौन? थॉमस ग्रेशम। ये एलिजाबेथ के दरबार में अर्थशास्त्री हुआ करते थे। इन्होंने बताया था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड इज कॉल्ड। देखिए, यूटिलिटी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता हमें कहलाती है कौन सी? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी फॉर एन, यानी कि आपकी एन यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन। ठीक है, एक एडिशनल यूनिट जो होती है उसकी वैल्यू क्या होगी? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउचिंग इज कंसर्न विद, प्रमाणन का संबंध है वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देनों की आधिकारिकता एवं प्रमाणिकता से। बिल्कुल ठीक है, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एंड एविडेंसेस, प्रलेखीय साक्ष्य की वैधता से, और एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग इन बुक्स, यानी पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टियों को जो बुक्स में हम एंट्रीज लिखते हैं, खतौनी करते हैं, उनकी शुद्धता को जांचना ही आपका वाउचिंग कहलाता है। ये सब कुछ आपके ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाते हैं? वाउचिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आंकड़े संग्रह करने की विधि नहीं है? देखिए, डायरेक्ट इंटरव्यू, प्रत्यक्ष साक्षात्कार। देखिए, प्राइमरी डेटा का एक मेथड है आपका डायरेक्ट इंटरव्यू करना, इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी, साक्षात्कार भी आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन हो जाता है। नेशनल पब्लिकेशंस को यूज करना क्या आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन होगा? नहीं जी, ये सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होता है। ठीक है, नेशनल पब्लिकेशंस को यूज करना आपका सेकेंडरी डेटा कलेक्शन हो जाता है, ना कि प्राइमरी डेटा का कलेक्शन। क्वेश्चनर मेथड, प्रश्नावली मेथड। ठीक है, ये प्रश्नावली भरवाना भी आपका एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लैरिकल एरर, निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि की त्रुटि नहीं है? देखिए, त्रुटियां चार टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एरर ऑफ ओमिशन, यानी चूक की त्रुटि, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की सिद्धांत की त्रुटि, कंपनसेटिंग एरर यानी क्षतिपूर्ति की त्रुटि। तो देखिए, जो प्रिंसिपल का एरर होता है ना, वो एरर आपका लिपिकीय नहीं होता। ठीक है, क्लैरिकल एरर नहीं कहलाता। ये आपका ये और ये तीनों मिलकर हो जाते हैं आपके क्या? ये तीनों मिल जाते हैं तो हो जाते हैं आपके लिपिकीय एरर, यानी क्लैरिकल एरर। सिद्धांतिक जो गलती हो जाती है वो क्लैरिकल एरर में नहीं आती। ठीक है, राइट आंसर इज सी। पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी इज कॉल्ड, पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है कहलाता है। देखिए, पूंजी का वह हिस्सा, उस हिस्से की बात करी जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ समापन के समय पर मांगा जाता है, उसको बोला जाता है रिजर्व कैपिटल, आरक्षित पूंजी, जिसे हम संचित पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 65 के अंतर्गत जो सीमित दायित्व वाली कंपनियां हैं वो एक स्पेशल प्रस्ताव के द्वारा अपनी ना मांगी गई पूंजी में से एक ऐसा भाग रख सकती हैं जो समापन के समय पर ही कॉल्ड किया जाएगा। ठीक है, उसी को कहा जाता है आपका आरक्षित पूंजी या संचित पूंजी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा रिजर्व कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते देखिए, लैटिन वर्ड ऑडियर मीन्स, लैटिन शब्द ऑडियर का अर्थ है, देखिए, जो अंकेक्षण है ना उसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑडिटिंग, और जो ऑडिटिंग है उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो वर्ड है आपका लैटिन वर्ड ऑडियर से हुई है, जिसका मीनिंग होता है टू हियर, सुनना। ठीक है, किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? किस अर्थ में? सुनने के लिए किया जाता है, टू हियर। ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? इस सेट में आपके अंकेक्षण से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हैं,
जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, देखिए ओरिजिनल एंट्रीज को लिखना क्या ऑडिटिंग का काम है? नहीं। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी वेरिफिकेशन सत्यापन करना काम किसका है? ऑडिटिंग का है। डिटेक्शन ऑफ एरर, त्रुटियों को पता लगाना, धोखाधड़ी का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, ये सब कार्य क्या है? ऑडिटिंग के हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज आपका काम होता है बुक कीपिंग का, ना कि आपका ऑडिटिंग का। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए इन अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, किसी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। देखिए इंटरनल ऑडिटर क्या, आपका फर्स्ट ऑडिटर भी आपका कौन करता है? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर की भी नियुक्ति जो है समामेलन के लगभग 30 दिन के अंतर्गत इनको करानी होती है। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रॉयल्टी अकाउंट्स इफ देयर इज स्ट्राइक फॉर अ सर्टेन पीरियड देन, अधिकार शुल्क खातों के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल, यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है तो क्या किया जाएगा? रॉयल्टी इज रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, क्या रॉयल्टी को कम कर दिया जाएगा? शॉर्ट वर्किंग इज रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, शॉर्ट वर्किंग को कम कर दिया जाएगा। या मिनिमम रेंट इज रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, न्यूनतम किराए को अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका, मिनिमम रेंट को अनुपातिक दर से कम कर दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा चाहे रॉयल्टी कितनी हो, आपकी अगर कम होती है उस लेवल से तो आपको मिनिमम रेंट देना पड़ता है, तो मिनिमम रेंट की जो अमाउंट होती है उसको प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाता है स्ट्राइक की पीरियड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, when subsidiary books are maintained the entry for special discounts to customers is done in, जब सहायक बहियां रखी जाती हैं तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है। देखिए जब सहायक बहियां कौन कौन सी हो जाती हैं आपकी? सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक या परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसी तरह की बहुत सारी होती हैं। तो इन सब्सिडी बुक्स में जो लिख दिया जाता है उसके अलावा कुछ रह जाता है तो उसको कहाँ लिखा जाता है? उसको लिखा जाता है जर्नल प्रॉपर बुक में, उसको लिखा जाता है जर्नल प्रॉपर बुक में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्नल में लिखा जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, जर्नल प्रॉपर बुक में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कीम ऑफ वर्क टू बी डन बाय द ऑडिटर इज कॉल्ड, अंकेक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य की योजना कहलाती है। देखिए जो कार्य है, जो आपका ऑडिटर का पूरा कार्य होता है, यानी जो नियुक्ति करता है, उसके लिए अंकेक्षक का क्या फर्ज होता है? उसका कार्य ये होता है कि भाई कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित अवधि के लिए उसके अंकेक्षण का कार्य पूरा कर दिया जाए और एक रूपता के साथ किया जाए। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है, अंकेक्षण का कार्यक्रम। और इससे रिलेटेड जितने भी अधिकारी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं वो काम करते हैं, अपना काम कंप्लीट करने के बाद हस्ताक्षर करते हैं, आपके अंकेक्षण कार्यक्रम को ही फॉलो करके पूरा कार्य कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर इज द नियत क्रमबद्ध संख्याओं का मध्य मूल्य है। देखिए द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड यानी क्रम में सजाना, पहले फ्रीक्वेंसीज को या आपके मूल्यों को क्या करना? पहले एक ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, और फिर उसके बाद मिडिल वैल्यू निकालना। ये क्या निकलता है? आपका मीडियन निकलता है। इससे क्या निकलता है? मीडियन निकलता है। So C is the right answer. Next question. The surplus or deficit revealed by income and expenditure account is transferred to, आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाले आधिक्य अथवा कमी को अंतरित किया जाता है। देखिए आय व्यय खाते का जो भी आपका बैलेंस होता है, यानी डेफिसिट होता है या आपका सरप्लस होता है, उसको कहाँ लिखा जाता है? उसको ट्रांसफर किया जाता है आपका कैपिटल फंड में। अधिक्य होता है तो प्लस कर देते हैं, कमी होती है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर। देखिए एक डेफिनेशन दे रखी है आपको, आपसे पूछा है कि दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, कि ये डेफिनेशन किसने दी है? प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है।
देखिए अगेन पकड़िए एक कीवर्ड, अधिशासी नेतृत्व। हिंदी वाले समझ लीजिए, अधिशासी नेतृत्व यहाँ कीवर्ड हो जाता है, और यहाँ हो जाता है इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर। ठीक है, तो ये किसने कहा है भाई? ये कहा है आरसी डेविस जी ने कहा है। इनके द्वारा दी गई है डेफिनेशन, ये दी गई है आरसी डेविस जी के द्वारा। तो कीवर्ड से याद करेंगे, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर। प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है। Which one of the following error do not affect the agreement of trial balance? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती? पहले तो समझिए त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए त्रुटि होती हैं 4 तरीके की। कौन कौन सी होती है? एक तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन यानी भूल चूक हो जाना, ठीक, और एरर ऑफ कमीशन, क्षतिपूर्ति वाली, ठीक। तो प्रिंसिपल सैद्धांतिक कोई गलती हो जाती है कि किसी चीज को क्या मान के लिखना था, यानी कि कोई एसेट्स थी जिसको एसेट्स में लिखना था और आपने लिख दिया उसको खर्चे की तरह, तो वो एक सैद्धांतिक गलती हो गई। तो इसका क्या फर्क पड़ता है? इससे ट्रायल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे मैच हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। ओमिशन की जो गलतियां होती हैं आपकी हो सकती हैं, भूल चूक की गलती हो सकती है 2 तरीके की। या तो आपने कंप्लीटली गलती कर दी, कंप्लीटली ही लिखना ही छोड़ दिया किसी चीज को, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन है जिसको कंप्लीटली ही आप लिखना भूल गए, तब तो वो क्या करेगी? इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपने पार्शली मतलब एक जगह लिख लिया, दूसरी जगह लिखने से छोड़ दिया, तब वो क्या करेगी? आपकी इफेक्ट करेगी, ठीक है, वो क्या करेगी? इफेक्ट करेगी आपके ट्रायल बैलेंस को। कमीशन वाली हमेशा करती ही करती है इफेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा इसको कि कमीशन वाली आपकी हमेशा करती है इफेक्ट ट्रायल बैलेंस को। कि कमीशन वाली होती कौन सी है? देखिए, पोस्टिंग गलत कर देना किसी ट्रांजेक्शन की, कास्टिंग गलत कर देना, रॉन्ग अमाउंट लिख देना, गलत साइट पर लिख देना, ये गलतियां जो होती हैं ये इफेक्ट डालती हैं आपके ट्रायल बैलेंस पर। एक होती है क्षतिपूर्ति वाली, तो ये भी आपकी, इससे भी आपके ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां जिससे फर्क पड़ रहा है, एक तो ओमिशन वाली जिसका पार्शियल होना जरूरी है, और एक कमीशन वाली जो आपने गलत जगह लिख दी है या पोस्टिंग गलत कर दी है, ठीक है, वो वाली हो गई है। तो यहां इस हिसाब से आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। कास्टिंग एंड पोस्टिंग एरर्स, जी ये कमीशन वाली हो गई ना, तो इससे तो इफेक्ट होगा, यानी हमारा आंसर नहीं है। अमाउंट ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में तलपट से चूकी हुई राशि, तलपट में लिखने से मतलब तलपट से उतारते समय गलती कर रखी है हमने, तो वो भी आपकी कौन सी हो गई? आपकी ये हो गई ओमिशन वाली, पार्शियल वाली हो गई, यानी कि जर्नल में खाता भइयों में लिख दी होगी मगर आपने खतौनी करते समय गलती कर दी है, मतलब तलपट करते समय, तलपट बनाते समय गलती कर दी है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एज एक्सपेंसेस, संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन। देखिए ये क्या है? आपकी प्रिंसिपल की एरर है, ठीक है, तो इसलिए आपका इफेक्ट नहीं डालेगी ट्रायल बैलेंस पर, ठीक, समझ आए? आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओमिशन ऑफ एन एंट्री इनटू लेजर, देखो पहले ही बता रहे हैं ओमिशन किया है, एंट्री की मतलब जर्नल में एंट्री कर दी थी, लेजर में डालते समय यानी पार्शल हो गई ये भी, तो इसका भी फर्क पड़ेगा, है ना। तो राइट आंसर हमारे यहाँ बन जाता है सी, जो कि सैद्धांतिक गलती हैं उनका ट्रायल बैलेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑडिटर गिव्स द रिपोर्ट ऑन, अंकेक्षण रिपोर्ट देता है ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स, खातों की सत्यता पर, फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स, खातों की निष्पक्षता पर, वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स यानी खातों की वैधता पर, ऑल ऑफ दीज। देखिए जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट देता है खातों की सत्यता पर भी, निष्पक्षता पर भी और वैधता पर भी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो साउंड आ रही है पीछे आप उसको इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, ठीक है, आ रहा हो वीडियो में, बट इग्नोर इट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीडिया इज यूजफुल फॉर इलिटरेट कंज्यूमर्स, निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है? प्रिंट मीडिया यानी प्रकाशन माध्यम, ब्रॉडकास्ट मीडिया यानी प्रसारण माध्यम, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, ट्रांसिट मीन्स। देखिए प्रिंट मीडिया, एक अगर कोई इलिटरेट पर्सन है, ठीक है, जिस निरक्षर है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, क्या वो प्रिंट मीडिया पढ़ पाएगा? तो वो तो उपयोगी नहीं है। ब्रॉडकास्ट
मीडिया यानी प्रसारण माध्यम, देखिए ब्रॉडकास्ट माध्यम सबसे उपयोगी होगा, क्योंकि क्योंकि ये एक समय पर करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है सूचना, ठीक है। ब्रॉडकास्ट, और इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनकर भी आपका काम चल जाता है। ब्रॉडकास्ट मीडिया। पोस्टर और होर्डिंग से भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो निरक्षर आदमी नहीं पढ़ सकता। ट्रांसिट मीन्स ये पारगमन साधन होते हैं, जैसे कि आपके बस है, ट्रेन है, एडवर्टाइजमेंट लगा दिए जाते हैं ना, है ना, कंज्यूमर्स के लिए, तो वो वाले भी आपके कंज्यूमर्स नहीं पढ़ सकते जो निरक्षर होते हैं। तो यहाँ ये वाला भी गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉडकास्ट मीडिया। प्रसारण माध्यम सबसे उपयोगी है निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए। Next question, relationship between rate of input of productive services and the rate of output is known as। उत्पादक सेवाओं के आगतों की दर और निर्गत की दर के बीच संबंध कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन, ठीक है, या यूटिलिटी फंक्शन, उपयोगिता फलन, सप्लाई फंक्शन यानी आपूर्ति फलन, नन ऑफ दीज। देखिए इसका राइट आंसर है प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादक सेवाओं के आगतों की दर और निर्गत की दर के बीच जो संबंध है, यानी आवक यानी इनपुट और आउटपुट के बीच का जो संबंध होता है, फलनात्मक संबंध, उसी को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। देखिए, यानी कि इनपुट में जितना चेंजेस करके आउटपुट में कितना फर्क पड़ रहा है, इस चीज को कहा जाता है, इस संबंध को कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हम इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, ये होता है आपका आउटपुट, ठीक है, इज इक्वल्स टू फंक्शन एल कॉमा के की पावर के डैश। तो ये एल क्या होता है आपका, एल होता है लेबर, ठीक है, के होता है स्थायी पूंजी, ठीक। स्थायी पूंजी और लेबर ये दोनों ही क्या है, इनपुट है। इन इनपुट की में चेंजेस करने से आउटपुट में क्या डिफरेंस आ रहा है, इसी संबंध को बताता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्वेश्चनर हाउ मेनी आंसर शुड बी देयर फॉर सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। प्रश्नावली में सीधे विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए। देखिए प्रश्नावली में सीधे विकल्पित प्रश्नों के उत्तर आपके सिर्फ 2 होते हैं, हाँ और ना, ठीक है। या तो क्वेश्चन का आंसर हाँ होगा या ना होगा। सीधा प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनर का जो आंसर होने चाहिए सिर्फ 2 होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। The persons who sign the memorandum of association of a company are called। देखिए, कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों को कहते हैं क्या। देखिए, उनको कहा जाता है आपका शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जी, आपका कहा जाता है उनको पार्षद सीमा नियम के लिए अभिदाता। देखिए, जब समामिलन होता है किसी कंपनी का, उस समय पर जब ये आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, इसमें 6 वाक्य होते हैं। इसका लास्ट वाक्य ही क्या होता है, संघ और हस्ताक्षर वाक्य। तो उसमें जो है सारे जितने भी मेंबर्स जुड़ रहे हैं, उन मेंबर्स के सिग्नेचर होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, पार्षद सीमा नियम के अभिदाता कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर इज सी। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, मांग का नियम कहलाता है कि there is always a direct relationship between price and quantity demanded। कीमत तथा मांग के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है। नहीं जी, हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है हमसे अन्य बातें समान रहने पर जो मांग है, कीमत है और उसकी मांग है, प्रोडक्ट की जो कीमत है और मांग है, वो सदैव क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है उनके बीच में। तो यहाँ राइट आंसर बन जाता है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड घटेगी, और प्राइस अगर घटती है तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड दिस। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह किसने कहा है। देखिए, इस डेफिनेशन को देने वाले हैं आपके वॉकर जी। वॉकर जी ने कहा है कि मनी वह है, यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको 11th क्लास से याद होगी ये डेफिनेशन, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पर्पस ऑफ लेजर इज टू, वही खाते का उद्देश्य है।
लेजर का क्या उद्देश्य होता है ये पूछा जा रहा है। क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन्स, लेन देनों को वर्गीकरण करना। जी, लेजर में हम काम ही ये करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांजेक्शन्स का, लेन देनों का वर्गीकरण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, हाँ जी, ग्रुप बना देते हैं और उनके अकाउंट्स बना देते हैं, समूहीकरण भी करते हैं। फाइंड बैलेंस इन ईच अकाउंट, हर एक अकाउंट का हम शेष भी निकालते हैं। तो ये सारे काम किए जाते हैं, ये सारे पर्पस होते हैं लेजर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को, देखिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपका जो बनता है उस स्टेटमेंट का अगर अनफेवरेबल बैलेंस होता है तो उसको क्या किया जाता है, यानी कि आपका लॉस आ रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस है, उसको कहाँ दिखाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है कैपिटल में से। और अगर फेवरेबल बैलेंस होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको एडिट किया जाता है आपके कैपिटल में। ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज प्रोपोगेटेड बाय, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दी थी, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रसार किया था आपका H.H. गोसेन जी ने। किसने किया था, H.H. गोसेन जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म के विघटन के समय पर द बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू, अशुद्ध ऋण संचय खाते का शेष संस्थापित किया जाता है, कहां पर किया जाता है। देखिए, आपका विघटन के समय पर हम कौन सा खाता बनाते हैं, हम खाता बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, वसूली खाता। ठीक है, उसी में सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को हम रियलाइज करने के लिए, वसूल करने के लिए डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट है ना, उसको भी हम कहाँ डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, वसूली खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है, जरा देख लेते हैं। डिटेक्शन ऑफ एरर, त्रुटियों का पता लगाना, ये काम तो आपका ऑडिटिंग का है। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों का सत्यापन भी करते हैं। पनिशमेंट फॉर फ्रॉड्स, धोखाधड़ी के लिए सजा देना, भाई ये काम नहीं होता। क्या ऑडिटिंग का काम होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि सजा भी दी जाएगी, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पता लगाएगा कि कहाँ धोखाधड़ी हुई है, अगर धोखाधड़ी हुई है तो उसका रोकथाम कैसे करना है, खातों की सत्यापन करेगा, त्रुटियों का पता लगाएगा। ठीक है, वो पनिशमेंट नहीं देगा किसी तरीके की। तो राइट आंसर यहाँ हो जाता है, हमसे नॉट पूछा था, नॉट एन ऑब्जेक्टिव, तो राइट आंसर इज सी, पनिशमेंट ऑफ फॉर फ्रॉड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। ठीक है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक है, अभी देखते हैं। व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीज, घटती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। देखिए, पहली बात तो इसको समझिए, जब टोटल यूटिलिटी आपकी घटती है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, निगेटिव में जाती है। ठीक है, जब आपकी ये टोटल यूटिलिटी घटने मतलब घटना शुरू करती है, मैक्सिमम पर पहुंचती है, तब तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, मैक्सिमम जब पहुंचती है टोटल यूटिलिटी, तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जीरो होता है। जैसे ही वो घटना शुरू करती है टोटल यूटिलिटी, वैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, नीचे गिर जाती है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर नॉट इंटर रिलेटेड, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता परस्पर संबंधित नहीं है। तो देखिए, दोनों संबंधित होती हैं, एक के बढ़ने या घटने से दूसरी पे भी फर्क पड़ रहा है, तो ये भी सही है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये सही नहीं है, नॉट इंटर रिलेटेड बोल रहा है ना, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मॉडर्न ऑफिस, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालय का कार्य है। रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करना, गिविंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदान करना, पब्लिक रिलेशंस यानी जनसंपर्क, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, आधुनिक जो कार्यालय होता है उसका सभी ये कार्य होते हैं, आधुनिक कार्यालय का, ऑफिस का सभी ये कार्य, सूचना को प्राप्त भी करना, प्रदान भी करना, जनसंपर्क करना। ठीक है, ये सारे ही कार्य आपके हो जाते हैं ऑफिस, मॉडर्न ऑफिस के। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
I hope you like the session. If you like the session, please like, share, and subscribe. And thank you so much for watching.